चलिए, तो सब अपना माइक ऑफ कर लीजिए, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो मैं आपको बता रहा था शॉर्ट में कि पहले आपको समझना है कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। मेंस एग्जाम जो है आपका, आज से आप 30 डेज काउंट कर लो, 30 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 30 डेज इज द टाइम फ्रेम, ये दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है 30 की जगह 45 दिन हो जाए, पर अगर 30 दिन में हो जाएगा तो क्या आप तैयार हो अपनी नौकरी को कुर्बान करने के लिए, किसी और को देने के लिए? क्योंकि सीट लेने के लिए 40,000 हैं। आप 40,000 लोग अभी खुश हैं, लेकिन आज से एक महीने बाद 37,000 लोग रो रहे होंगे। ये भी जान लीजिए, सिलेक्शन हुआ है ना इतना 40,000 का, रोने के लिए 37,000 होने वाले हैं। मतलब आपको 3,000 और 37,000, इस दोनों में आप किसमें पढ़ोगे? आप खुद देख लो प्रोबेबिलिटी कितनी पड़ रही है। तो इजिली मत लेना, और मुश्किल नहीं है काम, मैं आपका इस सेशन के बाद आसान कर दूंगा। ठीक है, तो मेंस आज से एक महीने के बाद होगा, आज से ही। आज मैं आपका रात में करवा रहा हूं, कल से ये चीजों को आप फॉलो करोगे। मेंस में आपका दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, जिसमें आपको एमसीक्यू करना रहता है। ऑब्जेक्टिव वाला जो एमसीक्यू रहेगा, जिसको ऑब्जेक्टिव सेक्शन करके लिखा आएगा, ये आपका रहेगा 30 मार्क्स का। और दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये आपका रहेगा 60 मार्क्स का। टोटल 90 मार्क्स का आपका मेंस होगा, और बचे हुए 10 नंबर इंटरव्यू के थ्रू मिलेंगे। तो इंटरव्यू का मार्क्स सिर्फ उनको दिक्कत देगा जिन्होंने कम स्कोर किया है या बिल्कुल बॉर्डर पे है। पर अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो मेंस में, तो इंटरव्यू में अगर आपको 5 नंबर भी दे दे, 0 नंबर भी दे दे, तो भी आप निकाल लोगे एग्जाम। क्योंकि इंटरव्यू का कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, तो इंटरव्यू का टेंशन नहीं है आपका। ठीक है, अगर आप अपना एग्जाम अच्छे से दे देते हो मेंस, तो इंटरव्यूअर के साथ में आप मतलब बदतमीजी मत करने लग जाना, इसका ये मतलब फिर वो अलग ही चल जाएगा। ठीक है, मतलब आप कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, समझ गए बात? तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, 30 में आपका क्या क्या रहेगा? 10 नंबर आपका मैथ्स रहेगा, 10 नंबर आपका रीजनिंग रहेगा, एंड 10 नंबर आपका कंप्यूटर सेक्शन रहेगा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, टिक लगाना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसी हिसाब से चीजों को पढ़ो आगे। तो मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर आपको कैसे पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव की ओर कि डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा। एक सेकंड, मेरे को जूम कम करने दीजिए। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा? डिस्क्रिप्टिव में आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, सेक्शन रहेगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। हिंदी का सेक्शन रहेगा, बिल्कुल इक्वल वेटेज है, 20 मार्क्स का। और आपका कंप्यूटर रहेगा 5 नंबर का। जो पिछले बार तो फुल फॉर्म पूछा था, पर हो सकता है नॉर्मल कोई एक लाइन का क्वेश्चन भी पूछ ले, जैसे व्हाट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर राइट द फुल फॉर्म ऑफ रैम, ऐसे भी पूछ सकता है। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, तो आपको बेसिक ही पढ़ना है, इसमें बहुत बेसिक आएगा, ये बहुत ज्यादा बेसिक लेवल का पूछेंगे। ठीक है, अच्छा, चौथा सेक्शन आपका क्या रहेगा डिस्क्रिप्टिव में? इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और बचा हुआ 15 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस रहेगा। ये रहेगा आपका 15 नंबर का। तो जो लोग भी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, क्या मेरा सर मेंस निकल पाएगा? क्या मुझसे ये हो पाएगा जहां इतनी सारी कंपटीशन है? मेरा मैथ अच्छा है सर, मैं मैथ मेहनत कर लूंगा, मैं जीके पढ़ लूंगा, लेकिन ये इंग्लिश नहीं हो पाएगा सर, बहुत दिक्कत है। और सही बात है, जिसका बेसिक इंग्लिश नहीं है, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो एक दिन में इंग्लिश नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे आप ये बताओ, इंग्लिश कितने सेक्शन का है आपका? मात्र 20 नंबर है। आपके 100 नंबर में जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, सिर्फ 20 नंबर ही इंग्लिश है। और 20 नंबर में जब आपने प्री निकाला है, तो 10 नंबर तो आप कुछ नहीं भी करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 10 ही नंबर तो रह रहे हैं यार, छोड़ दो ना 10 नंबर। क्यों मर रहे हो? इंग्लिश नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। जब इतने साल में नहीं सीख पाए तो एक महीने में नहीं सीख पाओगे। तो अगर बेस अभी तक किसी का इंग्लिश का नहीं बना है, तो इंग्लिश में हाथ पैर अब मारना छोड़ दो, सिर्फ रटना वाला काम कर लो। ईडीएम का मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम और लेटर और निबंध कम से कम 10-15 लाइन में लिखना। कहां से करना है मैं सोर्स अभी बताऊंगा, वो कर लो। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आप ग्रामर पढ़ने मत जाना कोई इस स्टेज, जब आप इस स्टेज में पहुंच गए हो आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 10 नंबर छोड़ दो। ठीक है, 10 नंबर के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
क्या करेंगे सर? फिर आप मैथ अच्छा कर लो अपना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप 9 लाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू में रिस्क नहीं लेना है, मैथ में 10 लाना होगा, 10/10, और ये बहुत आसान है 10 में 10 लाना, बहुत आसान है। मैंने सारे क्वेश्चंस के देख रखे हैं पीवाईक्यू के, और जो आने वाले हैं और जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं। और मैथ बहुत इजी आएगा, रीजनिंग बहुत इजी आएगा। रीजनिंग तो इतना इजी है कि जिसने आज तक रीजनिंग की क्लास नहीं की होगी वो भी बना सकता है, जिसको कॉमन सेंस है इंसान को। ठीक है, मैथ में बहुत बेसिक आएगा, बहुत ज्यादा बेसिक लेवल का क्वेश्चन। मतलब 10 में से मान के चलो 8 क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहेंगे, हार्ड एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये 10 में 10 लाना है। कहां से लाना है मैं सोर्स बता देता हूं अभी आपको। कैसे लाओगे? आपने कहीं ना कहीं पहले क्लास की होगी, है ना, आपके नोट्स बने होंगे मैथ के। आप जो जो सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, बिहार सिविल कोड के प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, जो भी है, आप एक बार एग्जैक्टली उसको पढ़ लीजिएगा। अगर पता है तो वेरी गुड है। वहां से वो सारे चैप्टर 1 बाय 1 आपको खत्म करते जाना है, क्योंकि आप मैथ बहुत दिन से नहीं बना रहे होगे। अगर इन केस तो फ्रेश एक बार बना लेना बेसिक, मतलब एक दिन का टारगेट रखना कि आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस 2 घंटे में पढ़ लूंगा। 2 घंटे में अगर तुम जितना भी, अब लोग सर 2 घंटे में तो मेरा खत्म नहीं होगा, अरे खत्म नहीं करना है मेरे भाई, आपको खत्म नहीं करना है। आपको 2 घंटे का अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया ना, कहीं भी जाके किसी यूट्यूब के टीचर से या अपने नोट से, मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है 20-80 वाली। क्या है 20-80? 20% पढ़ेंगे, 80% नंबर लाएंगे, क्योंकि 100% किसी के नहीं आने वाले हैं। 100% के चक्कर में रहोगे तो यानी कि आपको 20% और पढ़ना पड़ेगा, और इस 20% के लिए आपको फिर 80% और पढ़ना पड़ेगा, जो संभव ही नहीं है। कोई नहीं पढ़ सकता है ना, 1 महीना के 1 साल में नहीं पढ़ पाओगे। यूपीएससी वाले नहीं आज तक पढ़ पाए, तो आप लोग कहां से पढ़ पाओगे? तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो आएगा एग्जाम में वही पढ़ना है। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है कि सर मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहा हूं कि एग्जाम में क्या आएगा, तो आप लोगों के लिए यूट्यूब सेक्शन पे मैं एक स्टार्ट कर दूंगा मैथ्स का। ठीक है, 18 या 19 तारीख से, अप्रैल से, मैं मैथ्स का एक फ्री सेशन कर दूंगा। पेड कोर्स नहीं रहेगा, ऐप पर नहीं करूंगा, फ्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो जो हमारे चैनल पे हैं सब्सक्राइबर्स उनके लिए, और जो हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन सभी के लिए, आप लोग जुड़ जाइएगा। एग्जैक्टली 20 से 25 दिन में मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि ये आपका 10/10 गारंटीड है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि देखो मैं तो नहीं हूं ना कोर्ट का जज, या ना मैं कन्वेनर हूं कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, बट अगर मान लो हो सकता है जब कन्वेनर क्वेश्चन सेट करवा रहा हो जिससे, और क्वेश्चन सेट करते समय उसकी बीवी का मूड ऑफ हो और उसका झगड़ा हो गया हो और वो क्वेश्चन कुछ अल्टर डाल दे एक दो, तो फिर वो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर वो 8 क्वेश्चन बनाता है अच्छे और 2 क्वेश्चन कहीं से फालतू उठा लेता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में लेके आया था, उसको सैंडविच खाने को नहीं मिला तो उसने पूछ दिया कि सैंडविच की खोज, इन्वेंशन ऑफ सैंडविच किस देश में हुआ था। ठीक है, इसका ना कोई तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम से, ना ही जीके जीएस से, तो कुछ भी पूछ सकता है, पूछने का कोई लिमिट नहीं है। तो वो आप नहीं, वो कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, कोई नहीं बनाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप एग्जाम में मैं जो क्लास पढ़ा दूंगा, अगर आपको 8 आ रहा है ना, तो सबको 8 आएगा, कोई भी 10 लाने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, वो एक अल्टर केस है। तो मेरा कहने का सेंस है कि आप टॉप परसेंटाइल में रहोगे। ठीक है, तो मैथ्स का मैंने आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, बाकी सोर्स बहुत है, भरे हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एसएससी वाले टीचर से पढ़ने मत लग जाइएगा। एसएससी में बहुत वास्ट मैथ है, एसएससी वाले टीचर से पढ़ने बैठोगे तो स्मार्ट स्टडी करना। अगर तुम्हें इतनी समझ है कि कोर्ट में क्या आ सकता है और ये क्या है, अगर आप तुमको फिल्टर करने आता है तो बेस्ट है। अगर नहीं आता है तो कोई आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम होता है ना, बहुत लो लेवल का, ठीक है, उसका कोशिश कर लेना मैथ देखने का, तो शायद रिलेट कर पाओ। ठीक है, यहां से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी क्लास करना हो तो यूट्यूब पे मैं फ्री सेशन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मैथ का आपका क्लियर हो गया, 1 सब्जेक्ट आउट। चलो मैथ आपका 10/10 कर दिए, आपसे आगे नहीं है। आप पूछते ना सर कितना सेफ रहेगा, तो सेफ यही होता है कि आपसे कोई आगे नहीं होना चाहिए, आपके बराबर आ जाए, आगे नहीं जाना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। हर एक टॉपिक का
पूरा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर किसी का माइक ऑफ ऑन है तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए मिस्टर आर। तो रीजनिंग में अब आ जाते हैं, हर एक टॉपिक पे ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक में आप अगर वीक छोड़ देते हो अपना वीकनेस, तो बता दिया आपको 40,000 लड़के हैं, पीछे रह जाओगे, पछताते रह जाओगे जिंदगी भर, दोबारा कोर्ट का एग्जाम नहीं निकलेगा, इतनी अच्छी नौकरी नहीं निकलेगी। समझ गए बात? तो पूरा फोकस कर दीजिए इस एग्जाम पे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप कर लोगे फिर तो बहुत बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, मैं कुछ पढ़ाऊंगा इंग्लिश, बोलते हैं सर मैथ पढ़ा दीजिए। इसीलिए क्योंकि आपके मल्टीपल रिक्वेस्ट है, जिनका है उनको तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, उनका तो बेस्ट है, जिनका नहीं है मैंने उनके लिए बता दिया कि मैथ का मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप अपना रिवीजन कर लो जहां पहले पढ़ा है, और अगर रिवीजन कर रखा है और चाहते हो साथ में प्रैक्टिस करना मेरे, तो यूट्यूब पे करवा दूंगा मैं, ठीक है, 3 दिन के बाद। अब आ जाइए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए जी सोनी जी, बिल्कुल आप ही लोगों के लिए हम लोग करवा रहे हैं। तो रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भूल जाओ सब चीज। अब जैसे आप सभी ने, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कहां मार खाते हो। सुप्रीम कोर्ट में डाइस का क्वेश्चन आया था, क्या आया था, बहुत बेसिक। क्या क्वेश्चन था कि एक डाइस है, उसके मुंह पे मुझे क्या दिख रहा है, नंबर 3 दिख रहा है, तो बॉटम में क्या होगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा, जिसने भी आज तक रीजनिंग पढ़ा होगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ के प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम अब भूल गए होगे वो नियम क्या था, वही रिवाइज कर लेना है कि भाई अपोजिट साइड का जो सम होता है 7 होता है, तो इधर 3 है तो पीछे 4 होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। बस एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस से मत चल जाना कि रीजनिंग आता ही है मुझे तो क्यों देखना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एज पर दी सिलेबस नोटिफिकेशन में जो चैप्टर दिए हैं वहीं से करना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे रीजनिंग करा रहे हैं, और रीजनिंग में कुछ भी हार्ड नहीं है, इसलिए रीजनिंग के लिए मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी होता है, तो वो आप खुद भी कर लोगे, टीचर की जरूरत भी नहीं है तो कर लेना, बहुत सारे कोचिंग करवाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन पे आ जाइए, ये 10 नंबर हैं। देखो मैथ रीजनिंग में ना मेजोरिटी बच्चे फुल लाने वाले हैं, ये बात जान लो जिनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि खासकर जो बिहार के स्टूडेंट है मैथ और रीजनिंग में उनका स्ट्रांग होता है। लेकिन कंप्यूटर एक डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, या जिन्होंने उतना इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में पढ़ाई नहीं की उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो 10/10 लाना है, नंबर जो कटेंगे ना, क्योंकि इसमें आप 10/10 नहीं ला सकते हो, ठीक है, संभव नहीं है पूरे कंप्यूटर में महारत, आप कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकते हो। तो इसमें किसी को 10 में 8 आएगा, किसी को 10 में 5 आएगा, किसी को 10 में 10 आएगा, जबकि पढ़ेंगे सब एक महीना कंप्यूटर, एक महीना रीजनिंग पढ़ोगे 10 में 10 आ जाएगा, एक महीना मैथ पढ़ोगे 10 में 10 आ जाएगा, पर एक महीना कंप्यूटर पढ़ने पे 10 में 10 नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, किस्मत वाली बात है, स्मार्ट स्टडी की है कि नहीं की है इस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर सेक्शन के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, कोई भी टीचर प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा है, सारा रामायण पढ़ा दे रहे हैं, इसीलिए मैं कंप्यूटर के लिए आपका मैं सीरीज निकाल लूंगा वाईटी पे, तो कंप्यूटर और मैथ्स में ये दोनों करवा दूंगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा पढ़ाने लग जाते हैं तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कंप्यूटर में प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलता है, एग्जैक्टली क्या आने का ज्यादा चांस है। और मेरा पर्सनली कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग फील्ड है, तो मैं आपको कंप्यूटर में एग्जैक्टली सिविल कोड के हिसाब से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जाम भी दे रखे हैं, तो कंप्यूटर के बुक का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, मैंने नाम नहीं देखा, आपको मैं कंप्यूटर के बुक का अरिहंत का पीडीएफ दे दूंगा। नहीं कर पाओगे एक महीने में, यही मैं बता रहा हूं आपको, स्मार्ट स्टडी करना है। ये मैं वाईटी सेशन इसलिए ला रहा हूँ, मैं पेड कोर्स भी ला सकता था, क्यों ला रहा हूँ, वाईटी सेशन करने मुझे घाटा है, मेरे को समय देना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, बैठ के लाइव करके अपना चपर चपर करके गला सुखाना पड़ता है, बदले में मेरे को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन है, प्रचार और चार चल रहा है, एड रेवेन्यू आ रहा है, कुछ नहीं है, मुझे दिक्कत है, क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो ये कर ही रहा हूँ इसलिए कि आपको ये पीडीएफ पूरा नहीं पढ़ना, मैं पीडीएफ दे दूंगा वैसे आप लोगों को, जिनको मन है आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसी पीडीएफ से मैं आप लोगों के लिए छांट के, क्योंकि पीडीएफ में आपके लिए एक चैप्टर पे 100-500 क्वेश्चन है, मान लो 100 क्वेश्चन है, तो अगर 15 चैप्टर है तो क्या आप 1500 क्वेश्चन पढ़ोगे क्या मैथ कंप्यूटर के? अगर पढ़ लोगे तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको इस तरह कहानी की तरह कॉन्सेप्ट बता के बताऊंगा शॉर्ट में, ताकि आपको याद भी हो जाए और आप मैक्सिमम उसमें अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो कंप्यूटर का मैं वाईटी सेक्शन करवाऊंगा, उसके अलावा आप देख लो यूट्यूब पे और लोग भी पढ़ाते हैं,
पीडीएफ में दे दूंगा रिहंट का, बाकी कोई भी एग्जैक्ट बुक कोर्ट के लिए नहीं है सही। ठीक है, आपको स्मार्ट स्टडी सिलेक्टिव वे में करना होगा। ठीक है, चलिए अब आपका पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करा दिया। यानी ऑब्जेक्टिव में देख लो, आपको 30 में से 25 मिनिमम लाना है, टारगेट बना लो। समझ गए बात? 25 मिनिमम लाना है। आरबीई यूट्यूब पे शॉर्ट में है, हाँ आरबी में है शिशिरपाल जी बिल्कुल, लेकिन आरबी वाले में जो मैडम ने पढ़ाया ना उसमें बहुत सारे एरर हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके टाइम पे स्टूडेंट था, वो बहुत पहले से पढ़ा रही है, तो आज से 3 साल पहले भी उनका एक सीरीज आया हुआ था कंप्यूटर का, अभी तो सीरीज सेकंड निकाल दिया, तो उसमें थोड़ा ना एरर है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, पर कुछ एरर है। और जिस सोर्स में एरर आता है, मैं वो एक भी एरर रहेगा ना तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, आपका वो एक नंबर कट जाए और आप उस एक नंबर के कारण रह जाओ। ठीक है, बाकी बाकी यूट्यूब के सोर्सेस में मैंने भी उनसे पढ़ा था, तो वो अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्टिव में आ जाइए। डिस्क्रिप्टिव सेशन में ये क्लियर है, ऑब्जेक्टिव आपका मैंने सारा बता दिया। समझ गए बात? अब आपको कुछ भी मन में डाउट आ रहा है, अपने पेपर में कॉपी में कहीं पे लिख के रखिए, इसमें सर मुझे ये पूछना है। जब मैं आपको मौका दूंगा सारे अपने डाउट एक बार में सारे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सबको मौका मिलेगा। बस 5 मिनट और दीजिए, मैं बस आपका समराइज कर रहा हूँ। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे मैंने जोर इसीलिए दिया क्योंकि हर एक लोग, सॉरी ऑब्जेक्टिव पे इसलिए जोर दिया क्योंकि सब लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ते पढ़ते ऑब्जेक्टिव तुम कमजोर कर लोगे, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, हर एक का, चाहे आप यहाँ पे इंग्लिश में ईडीएम रट के 1 नंबर लाओ, चाहे आप ऑब्जेक्टिव का एक इजी सा रीजनिंग बना के 1 नंबर लाओ, 1 नंबर इच 1 नंबर वनली, 1 नंबर का उतना ही वैल्यू है। ठीक है, इसलिए सबको बराबर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, विद्वान नहीं बनना है। हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ने बैठो एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना, विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ना है, और 1 महीना में बन भी नहीं पाओगे। आज जो इंग्लिश का 20 नंबर कैसे करोगे? इंग्लिश में पता है सर ऐसे आएगा। ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब पे जो टॉप 20 एसेस का मैंने प्लेलिस्ट जो बनाया है, जिसमें पार्ट 1 और 2 हो चुका है, और पार्ट 3 और 4 कल और परसों में मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2, अब जो पार्ट 3 4 मांग रहे हैं, मुझे ये बताओ, आपने पार्ट 1 2 के सारे ऐसे लिख लिए, सारे की पॉइंट पढ़ लिए? नहीं पढ़े। हमेशा आगे के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, मैं वो क्या नाम है, अपने आते हैं ना वो सर, जो डेट देते हैं हर 10 दिन में कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, क्या है एस्पिरेंट लाइव क्या समथिंग है, नहीं एस्पिरेंट लाइव नहीं है, एग्जाम सेंट्रल है, मेरे को याद नहीं है, मेरे को कंफ्यूजन होता है इन सब में। एक है सर, ठीक है, थोड़े हेल्दी से, तो वो एक पार्ट निकाले डिस्क्रिप्टिव पार्ट 1 और भूल गए, तो बच्चों को लगता है कि सर भी नहीं निकालेंगे। तो आप मेरे को उस कैटेगरी में मत डालो। अगर मैंने पार्ट 1 निकाला है तो पार्ट 1 अपने कोचिंग, मेरा कोई कोचिंग है ही नहीं, तो मैंने प्रचार के लिए नहीं निकाला है ना। मैं सुल्तान सर जो है, मैं उनका शिष्य हूं, और मैं आप लोगों के हेल्प के लिए, बेटरमेंट के लिए यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने बेटरमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आपको पार्ट 3 4 जरूर मिलेगा, पर मुझे समय तो दीजिए, मुझे अपनी जिंदगी में भी तो समय चाहिए ना। मैं सब काम छोड़ के तो आपके पीछे नहीं पड़ जाऊंगा, मुझे भी नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर चीज चाहिए, तो मुझे चीजें देखनी पड़ती हैं। जल्दबाजी में मैं छाप के कहीं से दूंगा नहीं आपको, मैं एक एक चीज तो खुद वेरीफाई करूंगा, फिर उस पर मैं खुद ऐसे लिखूंगा बैठ के की पॉइंट पे। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो मुझे समय चाहिए ना, तो थोड़ा समय दीजिए, कंटेंट बनने में टाइम लगता है। पार्ट 1 2 मिल गया, पार्ट 3 4 भी आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 कल और पार्ट 4 परसों तक में। इसी तरह कल परसों 2 से 3 दिन में आपका टॉप 20 ऐसे का पूरा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। और जिस दिन पार्ट 4 होगा उसी दिन आपको पार्ट 4 का, जिस दिन आपका टॉप 20 ऐसे का पार्ट 4 यानी परसों जब खत्म हो जाएगा वाईटी पे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लीजिएगा, और मैं यूट्यूब सेशन पे बता दूंगा एग्जैक्टली ऐसे में क्या करना है। अब मैं ऐसे में घुसूंगा नहीं डीप, क्योंकि आपको मैंने रेफरेंस दे दिया है कि ऐसे कहां से करना है, कंपलसरी नहीं है। और भी बहुत सारे सोर्स अगर आपको बेटर पता है तो आप वहां से कर लेना। ठीक है, सुजीत जी पीडीएफ 2 नहीं दिया है मैंने इसीलिए, क्योंकि अब एक एक पीडीएफ देने से बेटर है कि मैंने एक पार्ट 1 दे दिया समझाने के लिए कि आप प्रैक्टिस करो, तब तक मैं 3 दिन में आपका कंप्लीट कर दूंगा ऐसे, और एक ही बार पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तोड़ तोड़ के बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। ठीक है, मैं एक ही बार में दे दूंगा आपको सारा पीडीएफ, 2 से 3 दिन में सब हो जाएगा। तो ऐसे का मैंने आपको क्लियर कर दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा हमारा क्रैकर क्लासेस का ग्रुप है, और एक सिविल कोड 2024 का ग्रुप है। वहां पे आप ऐसे लिख के अपना आंसर अपलोड कर सकते हो। ग्रुप का नाम है
सिविल कोर्ट क्लर्क 2024। यहाँ पे सुशील सर, जो हमारे सुल्तान सर हैं, वो खुद जो रमांसो जीएस में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो खुद यहाँ पे इस चीज को चेक करते हैं आपकी कॉपी को। और हमारे एक कलीग और हैं, काजल जी हैं, वो आपके कॉपी चेक करती हैं और वो बहुत अच्छा चेक करती हैं। तो आप लोगों को अपना ऐसे चेक करवाना हो तो आप यहाँ पे डाल के आंसर दे सकते हो, अपना इवैल्यूएशन करवा सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर उनको समय मिलेगा तो आपका देखा जाएगा। हर बच्चे का चेक करना संभव नहीं होता है, तो अगर किसी का डिले हो तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक रास्ता बता दिया। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहां पे टेस्ट सीरीज में ऐसे दीजिए और उनको बोलिए सर चेक कीजिए, फीस दे रखा है, ऐसे चेक करके बताइए। तो ये हो गया आपका ऐसे का, मैंने बता दिया। पढ़ना कहाँ से है, मैंने वाईटी का सोर्स अपना बता दिया। यहाँ से मैं सारा पीडीएफ की पॉइंट बता दूंगा, कैसे पढ़ना है मैं यही चैनल में बताऊंगा, ठीक है। और क्या करना है आपको पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करना है, वो मैं अभी आगे टाइम टेबल में बताऊंगा। तो ऐसे वाला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। फिर क्या करोगे, दूसरा आपको दिक्कत जो आता है वो आता है ईडीएम में। जरूरी नहीं कि ईडीएम पूछेगा ही, और जरूरी नहीं है कि पूछेगा, नहीं भी पूछेगा तो कुछ भी हो सकता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। यू कांट अफोर्ड टू टेक रिस्क। लोग पूछते हैं कि सर ईडीएम पूछेगा, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, कि सर एंटोनिम पूछेगा, कि साइनोनिम पूछेगा, क्या क्या पूछेगा। बिल्कुल सही पूछ रहे हो आप, कि सब चीज तो नहीं पूछ सकता है, वो 20 नंबर का है। ये तो फिक्स है कि 5 नंबर कैसे तो पूछेगा ही। अब 5 नंबर का लेटर तो पूछेगा ही, है ना, ये तो फिक्स ही है। तो 10 नंबर तो आपके यही खत्म हो गए। अगर लेटर नहीं पूछा 5 नंबर का तो प्रेस ही पूछ देगा, तो 10 नंबर तो आपके यही खत्म हो गए। अभी अगर 5 ईडीएम पूछता है तो 5 नंबर यहाँ हो गए, बचा कितना 5। अभी 5 नंबर में वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, कि एंटोनिम पूछेगा, कि साइनोनिम पूछेगा, कि मिस स्पेल्ट वर्ड पूछेगा। वैसे इसके चांस कम है क्योंकि ये ऑलरेडी प्री में पूछ चुका है, तो कम चांस है। और मिस स्पेल्ट वर्ड डिस्क्रिप्टिव के नजरिए से सही नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा सही होता है, तो ये कम चांस है पूछने का। वर्ड मीनिंग पूछेगा, तो वोकैबुलरी में तो सब आ गया, OWS एंटोनिम सिनोनिम सब वर्ड, सारा वोकैबुलरी आ गया, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। दोबारा मत कोई पूछेगा कि सर क्या पढ़े एग्जैक्टली, कुछ भी पूछेगा, रिस्क नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। आपको, आपके लिए अगर सीरियस नहीं है कैरियर तो आप रिस्क लो। जो बाकी कुछ बोलते हैं यही पढ़ लो, तो बस वही पढ़ के चल जाना, कुछ और आ जाएगा उसके बाद वहां पे सर पे अपना हाथ रख लेना, ठीक है। तो ईडीएम इंग्लिश का आपका मैंने सारा क्लियर कर दिया। इंग्लिश में 20 नंबर स्कोर करने का रास्ता बता दिया कि कैसे आप कर सकते हो। एंटोनिम सिनोनिम का बता ही दिया है, कुछ नहीं करना है, ब्लैक बुक निकालना। ब्लैक बुक में जो टॉप 200 एंटोनिम है, टॉप 200 साइनोनिम है, टॉप 200 वो है, ये सब है, वो कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईडीएम पढ़ तो लोगे लेकिन तुम लोग वाक्य नहीं बना पाते हो, बहुत गलती करते हो, लेटर ऐसे पढ़ तो लेते हो, बना नहीं पाते हो। इसलिए रात को 9 बजे रोज यूट्यूब पे चल रहा है ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है अभी बता दिया है, रोज यूट्यूब पे चलता है 9 बजे प्रैक्टिस होता है ईडीएम का, जहां पे मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट रोज 5 से 10 मुहावरे बताता हूं, उसके मतलब बताता हूं, कैसे यूज करना है तरीका बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, और फिर आप उसी लाइव चैट में वहीं पे लाइव आप सेंटेंस बनाते हो, मैं आपका सेंटेंस देख के उसमें इंप्रूवमेंट देता हूं। इससे कोई भी बेटर तरीका नहीं हो सकता है ईडीएम सीखने का। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी और चैनल के बारे में नहीं बताऊं, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं करा रहा है। तो आपका यहाँ पे एक यही ऑप्शन है, ईडीएम में जब आता है तो आपको मेरा ही ऑप्शन है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आपको ईडीएम अगर करना है बेटर अपना, अगर वीक है या अगर लग रहा है ऑलरेडी अच्छा है, चेक करना है अपना लेवल, तो रात को 9 बजे आ जाइए। रोज हो रहा है, आज रात को भी 9 बजे हुआ था, कल भी होगा, डेली होगा। अगर चैनल का नाम नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा आप लोग, शंकर सर सरकारी एग्जाम, सरकारी एग्जाम, ये सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर सर्च करने का मन नहीं कर रहा है टाइप करने का, तो टेलीग्राम पे लिंक मिल जाता है, चेक कर लीजिएगा हिस्ट्री में। रोज रोज मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे नहीं दूंगा, ठीक है। जिनको है सीरियसनेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे को व्यूज तो चाहिए नहीं जो मैं रोज रोज नोटिफिकेशन डालूं। तो जो लोग सीरियस है, मैंने आज बता दिया है, फॉलो करके अपना रोज रात को 9 बजे पहुंच जाइए, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का, मैंने सारी राम कहानी खत्म कर दी, इंग्लिश कैसे करना है। इंग्लिश के बाद आ जाइए अब हिंदी का सेक्शन। सर हिंदी में क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, मैं तो आप लोगों का मॉक टेस्ट चल ही रहा है, मॉक टेस्ट 4 हो चुके हैं। 4 मॉक टेस्ट पे मैंने लगभग, अगर हर मॉक टेस्ट पे आप एवरेज 30 कॉपी का लगा लो, तो 4 मॉक टेस्ट से मैंने लगभग 150 की कॉपी के आसपास, 120 से 150 कॉपी चेक कर ली है। तो इतने कॉपी चेक करने के बाद मुझे, इसके पहले भी मैं आपका ये जो सिविल कोड क्लर्क 2024 ग्रुप था, उसमें मैंने कम से कम 100-200 कॉपी चेक कर रखी है।
तो 300-400 कॉपी मैंने पर्सनली इवेल्युएट किया है, सब चीज, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, सब चीज। तो मुझे पता है आपकी भीड़ कहाँ है, कम्युनिटी कहाँ है, मुझे एक्चुअल पता है लेवल, क्योंकि मैंने ऑन द फील्ड वर्क कर रखा है आपके साथ में। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी सबका स्ट्रांग है। हिंदी में जिसका वीकनेस है ना, तो वो समझ लो कंपटीशन के बाहर हो गया फिर। क्योंकि हिंदी, जो बच्चे का इंग्लिश का मैं जब ऐसे चेक करता था, जिसको मैं इंग्लिश में 2/5 देता था ऐसे में, उसको मैंने हिंदी में 5/5 तक दिया है, उसने इतना अच्छा ऐसे लिखा है। तो आप ये बात समझ जाओ कि प्रॉब्लम इंग्लिश तक ही है, हिंदी में कंपटीशन ज्यादा नहीं है। तो ऑन एन एवरेज हिंदी में सबको 4/5 या 3/5 मिलेगा ही मिलेगा। 5/5 जल्दी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में नहीं देता है, अनटिल अनलेस तुम कुछ ऐसा लिख दो जिससे उसका मन बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए। जैसे शुरू शुरू में वो कैसे करना है, वो मैं आपको ऐसे के क्लास में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा कि क्या करके आप मंत्रमुग्ध कर सकते हो। वो मैं अभी यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हिंदी बता दिया मैंने। बाकी मुहावरा वहावरा जो याद करना है, जो आपका विपरीतार्थक शब्द याद करना है, जो आपके पत्र पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने। बहुत लोग बोल रहे थे सर कोर्ट रीडर से रिलेट कर रहे थे। एक बात बता दूं आप लोगों को, जो जो इस गलत फहमी में चल रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर लोग करते भी वही है ना। आजकल क्या है कि सब लोग यूट्यूबर लोग टीचर बन जाते हैं, ठीक है, खुद कुछ किया नहीं है लेकिन वो यूट्यूब पे अपना को टीचर घोषित कर देते हैं। कोर्ट रीडर का उन्होंने क्या किया है, सिलेबस क्वेश्चन उठा लिया है, PYQ, और इस आधार पे वो बोल रहे हैं कि आपका सेम आएगा पैटर्न। और इस चक्कर में एक स्टूडेंट पिछले गूगल मीट में मुझसे, एक सीमा करके थी, वो झगड़ने को तैयार हो गई थी। बोल रही सर इंग्लिश हिंदी में आएगा ही नहीं, ऐसे हिंदी में निबंध आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। सब लोग यूट्यूबर यही बता रहे हैं, सर कोर्ट रीडर का आप क्वेश्चन उठा के देख लो, ठीक है। पर वही होता है ना, चीजों लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ एक बात, जब आपके पास समय हो, जिनके पास, जाके देखिएगा कोर्ट रीडर का सिलेबस और आपका जो क्या बोलते हैं, अमन राज जानी जी, जो भी नाम था, वो स्टूडेंट को मैंने, उस स्टूडेंट ने मुझे इतना परेशान किया बाद में कि मैंने उसको फाइनली उसका फीस वापस दे दिया। मैंने बोला भैया आप अपना फीस रख लीजिए, मैं इतना ज्यादा सरदर्द नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। समाज सेवा कर रहा हूँ यार, उसमें आप लोग उतना परेशान करोगे तो कौन ही लेगा। तो क्या मैटर था मैं बता देता हूँ, और जो यूट्यूबर लोग क्यों गलत बताते हैं, शॉर्टकट में काम करते हैं। कोर्ट रीडर का वो लोग PYQ उठाते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेंस वाला, ठीक है, और उसी के आधार पे वो सिविल कोर्ट का क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोर्ट रीडर का और सिविल कोर्ट आपके मेंस का, दोनों का इंग्लिश का सिलेबस सेम है, ठीक है, लेकिन हिंदी का सिलेबस सेम नहीं है। दोनों सिलेबस सेम नहीं है। इसके हिंदी के सिलेबस में था ही नहीं, निबंध और पत्र सिलेबस में ही नहीं था, तो वो क्यों पूछेगा कोर्ट रीडर में, समझ रहे हो बात। लेकिन आपकी सिविल कोर्ट में जब आप जाओगे, देखना नोटिफिकेशन पढ़ना, लिख रखा है ऐसे और लेटर। तो अगर कुछ मतलब दिया है, हो सकता है ना भी पूछे उसके सेट करने पर अंतर है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको, ऐसे और लेटर। अगर आप बोलोगे सर बिना निबंध लिखे हो जाएगा, तो फिर आप करो, फिर आपके हाथ में, फिर तो मेरी गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना। पर मैंने आपको अपने एंड से बता दिया कि करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में अंतर है। एग्जैक्टली कोर्ट रीडर का क्वेश्चन पर रिलाई मत करना, ठीक है। कोर्ट रीडर के सिलेबस में हल्का सा डिफरेंस है, समझ गए बात। तो ये आपका मैंने हिंदी बता दिया। ल्यूसेंट बुक ले लो, ल्यूसेंट का हिंदी ग्रामर आता है। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, ल्यूसेंट का हिंदी ग्रामर लो। हिंदी ग्रामर में आप पढ़ लो, आपका जितने भी एंटोनिम सिनोनिम है, उसमें बहुत ज्यादा है, थोड़ा स्मार्ट वे में करो, किसी यूट्यूबर को फॉलो कर लो। एक मैंने यूट्यूब पे निधि मैम करके देखा था, आप एक बार चेक कर लेना, अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं निधि मैम करके, हिंदी की ही वो टीचर है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा उनको। तो शायद आप वहां से, या यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लेना ना कि पर्यायवाची है ना एग्जाम, पर्यायवाची SSC एग्जाम, तो टॉप 20-200 वो उतने सब जगह मिल जाएंगे। उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हिंदी एक ऐसा विषय है कि उसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, वो आपके मेहनत पे है कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं। उसमें मैं या कोई टीचर कुछ बताएगा नहीं उतना। तो आप सब, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हम लोग का मातृभाषा हिंदी है ना, और आप लोग हिंदी लिख भी लेते हो। तो बस हिंदी में आपको कंटेंट की जरूरत है। तो हिंदी में लेटर भी आप लिख लेते हो सही, क्योंकि मात्र 100 शब्दों में लिखना है। निबंध में दिक्कत आती है हिंदी में, क्योंकि निबंध में क्या दिक्कत आती है, लोगों ने कभी लिखा नहीं है फॉर्मल भाषा में, फॉर्मल टोन में। तो निबंध लिखने के लिए आपको ऑलरेडी PDF दे रखा है, ग्रुप में जाके अपने किसी कलीग से मांग लीजिएगा जिनको नहीं मिला है। PDF दे रखा है, टोटल 20 से 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनके की पॉइंट हैं। बस वो की पॉइंट देख लीजिएगा, और उस की पॉइंट के आधार पे, हिंदी में तो की पॉइंट के आधार पे आप लिख ही लोगे ना यार, ऐसे इतना तो हिंदी में तो वाक्य लिखना आता ही होगा। अगर मैं किसी भी टॉपिक के मुख्य बिंदु बता दूं तो आप तो लिख लोगे ना फिर।
बस वही करना है और कुछ नहीं करना है हिंदी में। हिंदी में ज्यादा माथा नहीं रगड़ना है जब ऑलरेडी आप स्कोर कर ही ले रहे हो, ठीक है। तो हिंदी का मैंने सारा आपको क्लियरली बता दिया कैसे क्या करना है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे संस्था भी हैं, आप चाहते हो कि मैं पैसा बर्बाद करूं इसी चीज को करने के लिए, तो बहुत सारे कोचिंग में हिंदी का चल रहा है, वहां जाके अपना पैसा आप यूज करवा के आप वहां पे हिंदी करवाओ। उसके बाद वो हिंदी में पूरा रामायण पढ़ाने लग जाएंगे, आप वहां पढ़ने लग जाना और आप भीड़ का हिस्सा बन जाना। यही गलती नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। चलिए, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, क्या बच गया? कंप्यूटर 5 नंबर। कंप्यूटर तो आप ऐसे ही पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव में, वो मैं वैसे ही वाईटी में करवाऊंगा, तो ये वहीं कवर हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह जो है बाकी मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे रखा है। मैंने टोटल कितने, शायद 50 या कुछ थे, 80 थे, इतने ही पढ़ने हैं। 500 आपको एब्रीविएशन याद नहीं करना है। वो 50-80 कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता रखा है उस पीडीएफ में। बाकी वाईटी पे जो क्लास करवाऊंगा 18 अप्रैल से, उसमें मैं बता दूंगा। उतने एब्रीविएशंस यानी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ अंड शंड पूछेगा तो कोई लड़का नहीं बनाएगा, कोई भी 500 एब्रीविएशन याद करके नहीं जाने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर के बाद जीके बच गया 15 नंबर। जीके एक ऐसा चीज है, 1 महीने में कुछ नहीं कर सकते हो, बस ये कर सकते हो कि आप एक रिवीजन बूस्ट कर सकते हो। तो जीके जीएस ना, क्योंकि जीके जीएस एक बहुत ही वास्ट चीज है, ठीक है। और देखो, अब हर चीज अगर मैं फ्री का कंटेंट यूट्यूब पे दे दूंगा ना, तो कंपटीशन फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो कुछ एक चीज को लिमिट करना पड़ता है, इसीलिए मैंने जीके जीएस को बस एक लिमिट कर दिया है। ये मैं फ्री का आपको नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस बहुत वास्ट है और इसमें मुझे लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और मैं चाहता हूं कि मैं ये उन्हें ही दूं जो हमारे ऐप से रिलेटेड है। तो जो लोग भी क्रैकर क्लासेस पे ऑलरेडी बैच में हैं, उन्हें तो पता ही है ना। और आप लोग बता सकते हो मैसेज में यहाँ पे कैसा क्लास लग रहा है आपको। और जो लोग करना चाहते हैं ज्वाइन, वहां पे बिल्कुल एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके आपका मैंने वहां पे अभी मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर दिया है। और मुश्किल से इसमें कितने दिन लगे हमें? 10 दिन लगे। कैसे खत्म किया? हमने सारे एमसीक्यू बनाए, हमने सारे पीवाईक्यू बनाए, और हमने मेडिवल और मॉडर्न का सारा थ्योरी भी पढ़ा 10 दिन के अंदर। तो इसी तरह हम सारा कंप्लीट करेंगे। और रही बात आपके सर 80 एब्रीविएशन का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, मेरे को क्लास के बाद याद दिला दीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं पीडीएफ बोल रहा हूँ ग्रुप में टैग कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा जो जो मैं बोल रहा हूँ, सारे अवेलेबल है। मेडिवल और मॉडर्न हो गया है। और ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एग्जाम था, तो मैंने 5 दिन लीव दे दिया था, ऑफ रखा था क्लास। ये क्लास अभी ऑफ चल रहा था, कल से जीके जीएस चालू हो जाएगा वापस, ठीक है। तो वापस आपका जीके जीएस कल से चालू हो रहा है। जो नए बच्चे हैं, एडमिशन लेना है ले लीजिए, 50% डिस्काउंट है, क्योंकि पैसा कमाना सोर्स हमारा है ही नहीं, ठीक है। मात्र 250 रुपए का कोर्स है। बस 2 मिनट और सादिक जी और नेहा जी, बस 2 मिनट और पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो जिनको जीके जीएस लेना है, जिनका कमजोर है, मैं उनके लिए बता रहा हूं। मैं सिर्फ उतना ही, क्योंकि देखो 1 महीने में मैं कितना पढ़ा सकता हूं, मैं सिर्फ आपको 15 में से इतना पढ़ा दूंगा कि 10 नंबर तो पक्का है। और अगर आपने पहले थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है तो 12-13 नंबर तो आ जाएंगे। मैं आपको 15 नंबर का जीके 1 महीने में नहीं पढ़ाऊंगा। तो जिनको 15 नंबर के चाहिए वो मत लेना एडमिशन, ठीक है। 15 नंबर का जीके के लिए ना फिर पढ़ना पड़ता है 6 महीने का कोर्स, ठीक है। बहुत सारे विषय हैं, तो मैं आपको 10 नंबर का ही पढ़ाऊंगा कि कम से कम आप कंपटीशन में रहो। जीके में वैसे भी कोई फुल नहीं बना पाता है कभी भी, अनटिल अनलेस वो सिविल सर्विस का छात्र हो या दरोगा वरोगा की तैयारी कर रहा हो 3-4 साल से, ठीक है। और बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक लेवल का आएगा। तो इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिनको करना है क्रैकर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाके, वहां पे जीके जीएस का आपको दिख जाएगा, सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एडमिशन ले लेना, ठीक है। मैं वहां पे सारे बता दूंगा क्या करंट अफेयर पढ़ना है क्या नहीं, एवरीथिंग कंप्लीट होगा। और आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी छात्र बोल रहे हैं सर शुरू करवा देने के लिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका एक एक चीज मैं कंप्लीट कराऊंगा टाइमली, और कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो आपका सारा मैंने यहाँ पे अब करवा दिया कैसे पढ़ना है। और ये सिर्फ मैंने ऑप्शनल बताया, अगर आपको बेहतर कोई भी सोर्स अवेलेबल है आप वहां से भी पढ़ सकते हो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैंने बता दिया, अगर आप खुद से डिस्टिंग्विश कर रहे हो तो खुद से पढ़िए, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। पर अगर मन नहीं लगता है अकेले पढ़ने में, हमारे साथ जुड़ के बात करके पढ़ना चाहते हो,
तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ही, और जिसको जीके जीएस करना है वो ऐप पे कर लीजिएगा, बाकी सब फ्री का रहेगा यूट्यूब पे, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, जीके हो। और गारंटीड दे रहा हूँ कि जो सेशन करेंगे ना, मेरे को आप एग्जाम के बाद आके बता देना, अगर निगेटिव रिव्यू दोगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं चैनल बंद कर दूंगा। मैं ये मान लूंगा कि आई हैव मिसगाइडेड यू, एंड मैं ये यूट्यूब चैनल बंद करके मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। तो बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉलो कीजिएगा। जैसे ईडीएम में रोज रात को 1 घंटे पढ़ा रहा हूं और वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूं, तो कम से कम रोज आओ, 1 घंटे रोज कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम खुद से ईमानदार नहीं रहोगे, उसके बाद तुम बोलोगे सर आपने बताया नहीं, तो फिर या सर आपने पढ़ा बोला लेकिन मेरा एग्जाम नहीं निकला, तो मैं बोलूंगा मेरी हार है। हाँ, अगर मेरे बैच से जो जो पढ़ रहे हो आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए, अगर किसी का एग्जाम नहीं निकलता है तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगा अपने, इसको मोरल ग्राउंड कहते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मोरल ग्राउंड पे मैं मान लूंगा कि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, और अगर क्वालिटी है तो रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा, उस रिजल्ट में हम लोग फिर देख लेंगे, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन उठता है कि सर पढ़े कैसे? आपने तरीका तो बता दिया, सर क्या है? बस 2 मिनट में आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ कि कैसे पढ़े। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार सा टाइम टेबल बनाया है। देखिए, हर एक लड़के का अपना इंटेलिजेंस लेवल होता है, कोई थोड़ा सा पढ़ने में स्लो होता है, कोई फास्ट होता है, तो मैंने रेंज दे दिया है कि मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ने हैं अगर तुम बहुत ज्यादा तेज हो, और अगर आप थोड़े से वीक हो तो आप क्या करोगे, 8 घंटे पढ़ोगे कम से कम। ये मैंने आपको टाइम रेंज दे दिया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको मैक्स बता रहा हूं कि अगर आप इतना करते हो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है? 30 दिन टारगेट बना लो प्लान। 30 दिन को मैंने 4 वीक में डिवाइड कर दिया है। टारगेट क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को करना है। समझ गए बात? एक के करने से नहीं होगा। सर बिल्कुल, जीके जीएस का रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है? जीके जीएस का रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, और लाइव भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, जुड़ जाइएगा। चले, और पीडीएफ भी मिल रहा है। तो वीक 1, पहला वीक क्या करेंगे, हमारा फोकस क्या रहेगा? सबसे पहले फोकस है भैया सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। समझ गए बात? तो पहले वीक आपको, ये मैं सेल्फ स्टडी का दे रहा हूं, मैं कोचिंग का नहीं दे रहा हूं, ये जो खुद से पढ़ना चाह रहे हैं या कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना एक ये फोकस बना लो ताकि पता चल जाएगा। क्योंकि फिक्स टाइम है ना भाई, पढ़ते रहने से नहीं निकलता है एग्जाम, एक टारगेट बनाने से निकलता है। टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरे को इतने समय में इतना खत्म करना है, तभी एग्जाम निकलेगा। तो 40,000 में 37,000 जो रोएंगे वही जो कोचिंग जाके पढ़ रहे हैं और बस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, और 3500 वो होंगे जिन्होंने स्मार्ट स्टडी किया है पूरा प्रॉपर प्लान बना के, ठीक है? तो प्रॉपर प्लान बनाना है। पहले वीक में हम फाउंडेशन बेसिक, आपका कुछ भी है जो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आपने ऐसे आज तक नहीं लिखा हो, आप क्लास कर रहे हो, देख रहे हो, पर आप आज तक कहीं से छाप के ऐसे लिख रहे थे, कहीं से देख के ऐसे लिख रहे थे, पर अब समय आ गया है आप अपना फाउंडेशन बनाओ, और अब आप शुरू कर दो बिना देखे ऐसे लिखने, या बिना देखे कंप्यूटर बनाने। कोई भी सब्जेक्ट पे ये लागू होता है, आपको हर चीज को पहले टच कर लो, रीजनिंग के हर उस चैप्टर को। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में मैंने 22 चैप्टर में कभी बहुत दिन हो गया देखे हुए, मुझे सर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बहुत दिन हो गया, दिक्कत आ सकती है। जो जो आपका पर्सनल है ना प्रॉब्लम, वो फाउंडेशन एंड बेसिक इस 1 वीक में बना लो। समझ गए बात? कैसे बनाना है मैंने डिटेल्ड दे दिया है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने अपने मेमोरी बेस पे लिखा है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले नोटिफिकेशन पढ़ा था। प्लीज इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जो मैंने मैथ के चैप्टर के नाम लिखे हैं, रीजनिंग के चैप्टर के नाम लिखे हैं, उनको प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा इन सबको, कि सर सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं, टाइम एंड वर्क है कि नहीं। कैसे करोगे? बिहार सिविल कोर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लर्क 2022 का चेक करोगे, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मांग लेना, टेलीग्राम पे दे दूंगा। उसमें दिया हुआ है सिलेबस, उसी सिलेबस को देखोगे, और किसी को नहीं देखोगे, किसी को नहीं सुनोगे, ठीक है? और जो सिलेबस रहेगा उसी के हिसाब से आप पढ़ोगे, ठीक है? ये मैंने मेमोरी बेसिस पे लिखा है, मैंने देखा नहीं। तो मैथ का मैंने बना दिया, जैसे कि 2 चैप्टर आपको डेली का टारगेट बनाना है, ठीक है? 2 चैप्टर डेली करना है। अगर 2 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, अगर पहले बेसिक उतना अच्छा नहीं है, ये नॉर्मल स्टूडेंट की जिसने पढ़ रखा है, नॉर्मल अच्छा नहीं है, तो 1 चैप्टर तो कम से कम करना पड़ेगा डेली, ठीक है? बोलोगे सर एक दिन में 1 चैप्टर से क्या होगा? अरे सिर्फ फाउंडेशन बनाना है। क्या करना है? ध्यान दो, अभी वीक 2 में फिर हम दोबारा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं एक दिन में 2 चैप्टर या 1 चैप्टर करके ये करना चाह रहा हूँ कि 7 चैप्टर हैं आपके मैथ में,
तो एक दिन में 2 नहीं, एक ही करना, 7 चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैथ के। एक एक दिन में क्या करोगे आप, एक एक घंटे हर चैप्टर को पढ़ोगे, आपका फाउंडेशन बन जाएगा, आपको बेसिक चीज हर चीज का याद आ जाएगा। और जब हम अगले वीक में एंटर करेंगे तो फिर हम पहले वीक में 3 चैप्टर उठा लेंगे 7 में से, इन तीनों को पकड़ के रगड़ देंगे। यानी जो भी संभव क्वेश्चन है आने के कोर्ट में, हर टाइप के, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 20 से 30 क्वेश्चन बनाएंगे, मोर देन एनफ है। 5 क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें स्पीड बनाना है, क्योंकि हमें टाइम पे खत्म करना है, और टाइम पे तभी खत्म कर पाओगे जब तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा। तो ऐसे टारगेट बना लो कि 20 से 30, अगर अच्छी स्पीड है तो 30 से 50 चल जाओ। हर चैप्टर को सप्ताह में बांट लो, साथ में 4-3 करके बांट लो कि सर वीक 1 में बेसिक फाउंडेशन पढ़ूंगा, वीक में मैं टाइप, फिर वीक 2 आएगा तो कोई भी 3 चैप्टर उठा के उस पर जोड़ दे दूंगा, फिर अगले बचे 3-4 चैप्टर को जोड़ दे दूंगा, और लास्ट का वीक है उसमें सिर्फ मैं प्रैक्टिस सेट मॉक लगाऊंगा, जो भी आप दोगे या जो मुझे किसी संस्था में मिलेगा या कहीं से भी कोई बुक उठा के मैं बस प्रैक्टिस करूंगा। वीक 4 यानी जो फाइनल वीक है, इसमें हम कुछ भी नया नहीं पढ़ते हैं कभी भी, नहीं तो जो पढ़े वो भूल जाओगे। ठीक है, एग्जाम का कुछ एक टेक्नोलॉजी होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उसको भी दिमाग में रखना है, इसी को स्मार्ट वे कहते हैं। तो ये मैंने एक मैथ का एग्जांपल दिया, उसी तरह मैंने हर चीज का यहाँ लिख रखा है, आप यहाँ पढ़ लेना, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। ये मैंने एक जनरलाइज लिखा है, पर्सनलाइज कर लीजिएगा इस चीज को अपने हिसाब से कि मेरा क्या कमजोर है, मेरा क्या स्ट्रांग है, उस हिसाब से इसको आप एडिट कर लीजिएगा। ये एक जनरलाइज्ड प्लानर है, टाइम टेबल है, ठीक है। लेकिन ये आपको बता रहा है कि मैं कैसे 1 महीने में हर चीज को प्रैक्टिस करते हुए, रिवीजन करते हुए कंप्लीट करूंगा सिलेबस। समझ गए बात, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो ये आपका ओवरऑल है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक वाक्य लिखा है, कंसिस्टेंसी यानी रोज पढ़ना होगा आज से 30 दिन। प्रैक्टिस यानी सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा उसका प्रैक्टिस करना है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो इंग्लिश का ऐसे हो, चाहे मैथ्स का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनाना हो। राइट गाइडेंस आपको चाहिए, मैं दे रहा हूं। अगर ऑलरेडी किसी अच्छे टीचर के छत्र छाया में हो तो और भी अच्छी बात है, गाइडेंस सही मिलना चाहिए। गधे की तरह बोझ नहीं ढोना है, ठीक है, घोड़े की तरह स्मार्टली दौड़ना है। फॉर्मूला टू क्रैक द मीन्स, यही 3 फॉर्मूला है। अगर आपने इन 3 पे पकड़ बना लिया है ना, इस पर तो पकड़ बनाने का काम मेरा करवाना है आपका, मैंने ये करवा दिया। अब ये 2 आपका है, देख लो, कंसिस्टेंस रह के, रोज रेगुलर रह के, मैं आपके लिए, आपके नौकरी के लिए अगर रोज अपना सब कुछ सुख त्याग चैन छोड़ के 1 घंटा बैठ के आपके लिए 1 घंटा क्लास लूंगा, पर उसके नोट्स बनाने में मुझे 1 घंटे और चाहिए। 2 घंटा अगर मैं आपके लिए समय दे रहा हूं एक सब्जेक्ट पे, कंप्यूटर पे 2 घंटा दूंगा डेली, मैथ्स पे 2 घंटा दूंगा डेली, जीके पे 2 घंटा दूंगा डेली, मैं 6 घंटे आपको ही दे रहा हूं। जब मैं आपके लिए 6 घंटे मेहनत कर सकता हूं रोज, तो क्या आप अपनी नौकरी के लिए 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो? अगर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर सरकारी नौकरी आप गलत सोच रहे हो, किसी और लाइन में चल जाइए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, मैं चाहूं तो मैं सिर्फ, मुझे तो चीजें पता है, मैंने पढ़ रखी हैं, मैं चाहूं ना, अगर मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं भी ये एग्जाम में अपियर होऊंगा, है ना, मेरा भी प्री निकला है, मैं भी अपियर करूंगा इस एग्जाम में, क्योंकि बैंक में पोस्टिंग बहुत ही अल्टर जगह पे है, तो मैं वो नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर के पास रहूं, क्योंकि मेरे माता जी का तबीयत बहुत डाउन रहता है, तो घर के पास में रहना चाहता हूं, इसलिए मैं बिहार सिविल कोर्ट में नौकरी लेना चाह रहा हूं। मेरा सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाएगा तो भी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं बिहार सिविल कोर्ट में ही रहूंगा, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल रीजन है। तो मैं अपने लिए, अगर मैं सेल्फिश होके सोचूं, तो मैं अभी ये जो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, 10 बजे से 11 बजे तक बैठा, 9 बजे से 10 बजे तक ईडीएम कराया, और आने वाले टाइम पे और वेस्ट करूंगा, मुझे तो ऑलरेडी आता है। मैं चाहूं तो बैठ के सिर्फ 4 घंटे अपना रिवीजन कर लूं जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बाकी के 2 घंटे बैठ के मैं नेटफ्लिक्स देख लूंगा, है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना पढ़ाई कम करके, मैं अपना रिवीजन 2 घंटे कम करके आपको मैं 6 घंटे अपने दिन का, अपने लाइफ का दे रहा हूं। बदले में मुझसे कुछ भी नहीं ले रहा हूं। ट्रस्ट मी, जो आप जीके जी इसका पैसा दे रहे हो ना, मैं 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। मुझे संस्था फीस दे रही है, सुल्तान सर फीस मुझे दे रहे हैं कि आप रखो, ये आपका हक है, लेकिन मैं उसको लेके वापस चैरिटी में डाल दे रहा हूं। मैं 1 रुपया भी अपना पर्सनल उसका यूज नहीं कर रहा हूं।
तो मैं जो भी कर रहा हूं, अगर आपके लिए इतना कर सकता हूं, मैं आपको चीजें इसीलिए बता रहा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए, कि जब मैं आपके लिए इतना सोच सकता हूं भविष्य के लिए, जब मैं आपके भविष्य के लिए इतना सीरियस हूं, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा, जब भी लेजीनेस मन में आए कि कल पढ़ लेते हैं, सोचिएगा कि सर पढ़ाने आ रहे हैं कि नहीं, शंकर सर किसके लिए आ रहे हैं? मुझे तो आता है एडीएम, है ना, मुझे सब आता है, मेरा 80 आया है प्री में, सुप्रीम कोर्ट का दे रहा हूँ, मेरा ये भी निकलेगा मुझे पता है, मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश है, मेरा आईबीपीएस एग्जाम क्लियर हो रखा है, मैंने आईआईएम का एग्जाम दिया था कैट का, नहीं निकला, लेकिन क्योंकि परसेंटाइल कम आया, लेकिन मेरा इंग्लिश का जो परसेंटाइल था उसमें 99.84 परसेंटाइल था। जब आप इस एग्जाम का वैल्यू समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा इंग्लिश लेवल और बाकी जीके जीए सब कुछ अच्छा है ना, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए बात? अभी शादी नहीं हुई है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, तो देखिए शादी आपने की तो ये आपकी दिक्कत है ना। क्या मेरी शादी नहीं, मेरी भी उम्र हो गई है शादी करने की, मेरे घर वाले पिछले 5 साल से मुझे शादी करने बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना जिंदगी प्रोडक्टिव वे में, तो अगर मैं त्याग भी तो कर रहा हूं, जो आपको शादी के बाद सुख मिल रहा है बीवी का, वो सुख भी तो मैं छोड़ के बैठा हुआ हूँ। कंपैरिजन करना है तो पूरा कंपैरिजन कीजिए ना। चलिए, मुझे कोई खाना बना के नहीं खिला रहा है, ठीक है, मैं भी क्लास कर रहा हूँ, तो मैं भूखा बैठा हुआ हूँ, उठ के जाऊंगा, फिर खाने का सिस्टम देखूंगा, फिर मेरा एक पालतू है उसको खिलाऊंगा, तो चीजों को कंपेयर मत कीजिए, आपके लिए बता रहा हूँ, मेरा तो हो जाएगा, आपके लिए चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। अब आपके मैं चैट्स लूंगा, मेरे तरफ से अब सेशन पूरा हो गया है, अब मैं आपके जिनका भी अब जाना है वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। आप मुझे अब अपने एक एक करके पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो। ध्यान रहे, एक बार में मैं एक को ही मौका दूंगा, तो एक बार ही अपने सारे क्वेश्चन जमा कर लो, जो एक बार पूछ लेगा फिर मैं उसको दोबारा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा लिमिट है ना। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अपने सारे क्वेश्चन जमा कर लीजिए और एक एक करके हैंड रेस कीजिए, अपने अपने हाथ उठा लीजिए, ठीक है। सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, मैं बता ही देता हूं, क्योंकि आप लोग दोबारा पूछें कोई, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर विल बी, आपके जो मैंने अभी तक जितना भी कॉपी इवेल्युएट किया है, मॉक टेस्ट वगैरह इवेल्युएट किया है अभी तक, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, आपका जो ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का है, इसमें 25 नंबर सेफ स्कोर है, ठीक है। 25 से कम है रिस्क में हो, मैं नहीं कह रहा हूं फेल हो जाओगे, रिस्क में हो, बाकी फिर जगह पे जोड़ देना पड़ जाएगा। 25 से ऊपर है यानी तुम अबव एवरेज चल रहे हो। 25 इज द पॉइंट, 25 इज द पॉइंट ऑफ सेफ स्कोर, इसके ऊपर सेफ है, इसके अंदर अनसेफ है। अब आप कैसे किस सेक्शन में क्या करके लाओगे ये आपका मतलब है, ठीक है, समझ गए बात? जो भी अभी लेट से ज्वाइन हुए हैं, तो लेट से ज्वाइन वाले के लिए बता दूं कि मैंने अपना पूरा ब्रीफिंग दे दिया है, इसका रिकॉर्डेड भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। अब मैं आप लोगों के पर्सनल डाउट लूंगा, जो भी दिक्कत है एग्जाम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन था कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में 30 में से 25 का आपको टारगेट रखना है, कि कम से कम आपको 30 में से कम 25 आ जाए, है ना, ये बना के चलना। और बचे हुए इधर 60 नंबर में से आपको फोकस करना है कि सर मेरा कम से कम 45 नंबर आए, ठीक है। ये आपको 45 के जो इधर रहेंगे वो सेफ में रहेंगे, ये मैं डिस्क्रिप्टिव का बता रहा हूं 60 में से, और जो 45 के इधर रहेंगे वो अनसेफ रहेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अब मान लो किसी बच्चे ने 30 में 30 यहां स्कोर कर लिया, तो वहां पर ये फिर 60 में 40 भी लाके वो निकाल लेगा एग्जाम, ठीक है। तो मैं ये आपको इन ए जनरलाइज्ड वे बता रहा हूं, एक जनरल स्कोर बता रहा हूं, जो मैंने आज तक जितनी भी कॉपियां चेक की हैं 100-200, उस आधार पे बता रहा हूं कि ये एवरेज रहता है नॉर्मली, ठीक है। इससे, लेकिन ये मैं आपको बॉर्डर बता रहा हूं, बेटर ही कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि 45 से आ गया तो ये एक बॉर्डर है, इसकी इधर सेफ है, तो जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, समझ गए बात? अब रही बात एग्जाम में सेफ स्कोर के लिए, तो देखो मैं थोड़ा सा नंबर देता हूं, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी रुक जाइए, ये मैंने बताया अपने कॉपी इवेल्युएशन के लिए, है ना, पर हो सकता है आपको कॉपी में वहां एग्जामिनर उतने नंबर ना दे, या ज्यादा नंबर काट ले, या डिटेल में ना चेक करे, तो इसमें आप 5 नंबर माइनस कर लो दोनों में ओवरऑल, मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में, कि क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में टीचर हो सकता है थोड़ा हार्श चेकिंग कर दे,
और करता ही है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसा चीज है कि मैं तो यहाँ पर फेयर होकर चेक करता हूँ, मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि ये आंसर परफेक्ट है तो मैं 5 देता हूँ, वो आपका लाइन वहां चेक नहीं करेगा, ठीक है, वो रेगुलरली 4 ही देगा। समझ गए बात? तो आपका 60 में से अगर आप 40 ला रहे हो ना एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे, ये मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, मॉक में तो 45 आना पड़ेगा आपको, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपको 40 लाना पड़ेगा कम से कम, और इधर आपको 30 में से 25 लाना पड़ेगा कम से कम। कट ऑफ आपके सामने है 65, 65 आउट ऑफ 90। ये तब ये किसके लिए है? अभी आपका ये कट ऑफ सेट नहीं हो रहा है, कट ऑफ तो 100 में सेट होगा, 10 नंबर का इंटरव्यू है। अगर आपको अपने पे भरोसा है कि मैं इंटरव्यू के सामने जाऊंगा, इंटरव्यू मेरे को देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाएगा, और मुझे 10 में से 8 नंबर तो दे ही देगा भाई, तो मैं 65 लाके भी मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। क्यों? 65 8 कितना हो जाएगा? 65 8 आपका 73 हो जाएगा। तो मतलब लगभग 75 आप आ जाओगे। मतलब जो 75 ले आएंगे ना, किसमें टोटल कितने में बता रहा हूं मैं, 100 में, उनका नौकरी हो जाएगा। ये एक अनुमान है मेरा, ठीक है, इसमें मैंने ना कोई यूट्यूब के बेसिस से बताया है ना किसी और सोर्स पे, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। और हो सकता है कि आपके इंटरव्यू खराब चल जाए, कुछ पूछ दे और कुछ गलत बता दो या नर्वसा जाओ, और आपको 10 में से 3 ही नंबर दे, तो यहाँ तो फिर आप 5 नंबर कम हो गए इससे। तो इसीलिए 65 मत टारगेट करना, 90 में 70 ही टारगेट करना है। आपको नहीं पता आपका इंटरव्यूअर कैसा होगा, तो 70 में 90 में अगर 70 आ रहा है तो गुड है, बाकी कोशिश करना जितना ऊपर जा सको। ये आपको मैंने मिनिमम बता दिया एक तरीका कैसे चीजें करनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो अब बताइए। अब मैं आपका एक एक करके, सादिक जी इंटरव्यू अभी नहीं हो रहा है, मेंस के बाद हम इंटरव्यू जाएंगे, ठीक है, अभी हम मेंस की बात करेंगे जो मेंस की तैयारी में काम आएगा। अब एक एक करके अपने डाउट पूछिए। चलिए, नेहा कुमारी जी ने सबसे पहले हाथ उठाया है, लाइन में है नेहा कुमारी जी, माइक ऑन और अपना डाउट पूछिए। सर 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 टॉपिक वाइज लिखे या पैराग्राफ वाइज? ऐसे में टॉपिक वाइज नहीं लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है। अगर आप चाहते हैं, कोई पैरा लिख रही हूं मैं, किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहती हैं, तो उस पैराग्राफ के लिए आप एक पर्टिकुलर टॉपिक की हेडिंग दे सकती हैं। एग्जैक्टली कैसे देना है वो मैंने ऐसे वाली क्लास में बताया है, एक बार आप चैनल पे जाके ऐसे वाला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, या फिर एक और अगले क्वेश्चन है सर। रात के 9 बजे वाले में पूछ लीजिएगा, डिटेल में ऐसे में अभी नहीं बता सकते हैं। आगे बताइए। सर जैसे रीडर डिपोजिशन राइटर के टाइम पे वो मतलब 2 घंटे का एग्जाम लिया था, जिसमें इंग्लिश हिंदी में तो एसे और एप्लीकेशंस लिखना था नहीं, तो कलर्क में तो देगा लिखने के लिए, तो 2 आवर्स में टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप अभी लिखते हो ना अभी एग्जाम, देखो तो वो हाँ दोनों में सर। नहीं देगा। मैं आपको बस मेरी बात सुनो आप ध्यान से, सिलेबस में है दोनों में सब चीज। देखो सिलेबस में बहुत चीज है, एंटोनिम है, यस सर। सब चीज तो नहीं दे सकता है ना। तो वो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो एग्जामिनर का टेंशन है कि वो कैसे अच्छा क्वेश्चन सेट करे। उसका टेंशन आप क्यों ले रहे हो? अगर वो गलत क्वेश्चन सेट करता है, अगर वो टाइम फ्रेम को तोड़ देता है, तो सबको दिक्कत होगी, आबिद को भी होगी, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, सादिक को भी होगी, सबको दिक्कत होगी। तो वो तो सर आपके 2000 हाथ में नहीं है ना, तो वो उसका आप टेंशन मत लो। अब बताइए। सर 2016 वाले में जो कलर का एग्जाम हुआ था उसमें 3 घंटे का टाइम मिला था। हाँ लेकिन वो तो देखिए 2016 से मत रिलेट की, 2016 बहुत पुरानी बात हो गई है ना। अब यस सर, यस सर। चीजें बदल गई हैं, एग्जामिनर बदल गया है, कन्वेनर बदल गया है, सब कुछ सिस्टम बदल गया है। पहले बहुत 2016 एक अलग टाइम था, अब आप 2025 में यस हो। सर। आपको रिलेट करना है तो आप पिछले कोर्ट रीडर के ही डिस्क्रिप्टिव से रिलेट कर सकते हो एक तरह से। और कोई और डाउट सर नहीं है जी आपका? कंप्यूटर और सर कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज बार बार दिमाग से स्किप हो जा रहा है, तो उसके लिए आप बोले थे कि एक आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा हाँ ताकि वही याद वही हो मैं जाए। करवाऊंगा शॉर्टकट की जो है। अभी मैं कंप्यूटर सेक्शन जो शुरू करूंगा ना आपका वाईटी से हम्म। पे, या तो कल या परसों जो भी है, आज कल में शुरू हो जाएगा, या तो आज कर दूंगा, मतलब सॉरी आज का मतलब है कि कल, है ना, या फिर यस सर। परसों में वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, आप सभी के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग जो है निकाल लें, जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सर। कुछ मैं अच्छा कर लूं, तो आपको मैं बिल्कुल करवा दूंगा, वो सारी चीज करवाऊंगा। मैं आपको लाइव कंप्यूटर पे शॉर्टकट की प्रेस करवा के पैराग्राफ में एडिटिंग करवा के दिखा दूंगा, ताकि कंट्रोल बी सबको याद रहेगी। सर कंट्रोल बी बोल्ड होता है, और आपके पास लैपटॉप होगा तो आप भी निकाल लेना, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। और किसी ठीक का है कुछ सर। चाहिए और और सर कुछ जीके चाहिए? जीएस थोड़ा फास्ट करवा दीजिए ताकि एग्जाम के टाइम प्रॉपर रिवीजन हो जाए, एटलीस्ट में बिल्कुल, 10 मार्क्स देखिए भी बन जाएगा तो बहुत उससे है सर। पहले जीके जीएस में आपको इसीलिए स्लो पढ़ा रहा था क्योंकि अभी तक रिजल्ट हम्म। नहीं निकला था, है ना, हमें नहीं पता यस था सर। कब निकलेगा। अब रिजल्ट निकल गया है, तो इट इज ऑब्वियस हर चीज की स्पीड बदल जाएगी। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा
वो बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ाऊंगा। अब आपको मैं मिससेलिनियस क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ जीके नहीं पूछता है ना, सिर्फ जीएस पढ़ने से नहीं होगा। मिससेलिनियस क्वेश्चन देखने होते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन देखने होते हैं, करंट अफेयर देखना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। वो टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर दूंगा। आप पढ़ने का काम कीजिए, क्लास में बस रेगुलर आइएगा और जो होमवर्क दूंगा वो कीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताइए। ओके सर, नो डाउट सर। ओके, थैंक यू नेहा जी। नेक्स्ट आबिद शहनवाज जी, बताइए क्या है, माइक ऑन कीजिए। आबिद जी, मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला डाउट ले लेते हैं। वैष्णवी पूजा जी, वैष्णवी पूजा जी माइक ऑन करके बता सकती हैं क्या डाउट है आपका? हेलो। हाँ आबिद जी बताइए, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। वैष्णवी जी एक सेकंड रुक जाइएगा, बताइए आबिद जी। तो ये पूछना था कि मतलब कि करंट अफेयर्स से मतलब कहाँ से कहाँ तक पढ़ना होगा? अभी मैंने बता दिया आपको, जीके जी इसमें मैं करवा दूंगा, खत्म बात। करंट अफेयर बहुत वास्ट है, उसके लिए मुझे कोई एक्सपीरियंस इंसान को फिल्टर करना पड़ता है। या तो आप किसी यूट्यूब पे जाओ, और यूट्यूब पे क्या होता है ना, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर क्लास नहीं करना है ज्वाइन तो फ्री का करना है, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है टॉप 100 करंट अफेयर्स करके, हर मंथ का, किसी भी कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारा। तो पिछले 1 साल का कर लेना, 1200 क्वेश्चन होगा। अब आप 1200 क्वेश्चन को आप कोर्ट के हिसाब से रिफाइन कर दो, तो वो तो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट के लिए तो कोई स्पेशली करंट अफेयर पढ़ाता नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही चीज करूंगा, मैं इस 1200 को फिल्टर करके 300 से 400 क्वेश्चन पे लिमिट कर दूंगा पूरे साल का। बस इतना ही पढ़ना रहेगा आपको। ऐसे तो 12,000 क्वेश्चन है, 12,000 का 1200 मिल जाएगा, लेकिन 1200 भी नहीं पढ़ना है, 300-400 में ही आपका करंट अफेयर निकल जाएगा। सर मतलब कि हम मतलब बैच में ज्वाइन है, उसमें होगा करंट अफेयर? बिल्कुल होगा, जीके जीएस का बैच में है ना आप? जी हाँ, ज्वाइन हाँ है हाँ, हम ऑलरेडी। फिर तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जो ज्वाइन है उनको टेंशन लेना ही नहीं है, वो तो मेरा टेंशन है। और कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट, वैष्णवी पूजा जी, प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड लेट मी नो व्हाट इज योर डाउट। यस सर। सर मेरा बेसिकली डाउट ये था कि मुझे हिंदी में मात्रा वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं बहुत उस चीज में दिक्कत हो जाता है मेरे को लिखने टाइम, कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ ये वाला मात्रा किधर देना है, वो वाला मात्रा किधर देना है। एंड सेकंड प्रॉब्लम मेरा ये है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है हिंदी का बेसिकली, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से करूं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस थे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसमें से क्या फिल्टर करके पढूं जिससे मेरा टाइम भी बचे और मेरा कवर भी हो जाए। ठीक है, और कोई डाउट वैष्णवी जी आपका? और सर वही मेरा बेसिकली ऑल ओवर सब्जेक्ट सही है, बस मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव और ये ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है वैष्णवी जी। तो वैष्णवी जी सबसे पहले तो इस वीडियो का मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। अगर आपने मिड में ज्वाइन किया होगा, एक बार शुरू से देख लीजिएगा, मैंने हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट है हर चीज का डिटेल में बता दिया, उसको फॉलो कर लीजिएगा सबसे पहले, तो आपका हिंदी का वहां पे आधा सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्टिव कैसे करना है? तो ऑब्जेक्टिव बहुत वास्ट है, पूरा नहीं कर सकते हो, इसका यही तरीका है, या तो कोई रिलायबल टीचर आप खोज लो हिंदी का जो सही पढ़ा रहा है, और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टीचर्स अवेलेबल हैं, एक निधि मैम करके चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा नॉर्मल आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची पढ़ना है, पर्यायवाची 1000 दे रखा है ल्यूसेंट में, ल्यूसेंट इज द मोस्ट रिलायबल बुक फॉर हिंदी, लेकिन पूरे ल्यूसेंट का आप पर्यायवाची याद नहीं कर सकते हो, पूरे ल्यूसेंट का आप विलोम नहीं याद कर सकते हो, प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना बेस्ट पर्यायवाची टॉप 200 या टॉप 100 पर्यायवाची फॉर एसएससी, या कोई भी हिंदी एग्जाम का नाम डाल देना। एसएससी का एक होता है ना, ट्रांसलेटर का एग्जाम होता है, या कोई भी जो जिसमें हिंदी पूछते हैं, बिहार दरोगा में भी शायद हिंदी हिंदी होता है, तो किसी भी एग्जाम में बेसिक हिंदी है। हाँ बोले वैष्णवी जी, क्या बोल रहे हैं? शायद जीडी एग्जाम है जिसमें हिंदी आता है। हाँ जो भी है, जो भी है, ए जेड जो भी है, उससे आप सर्च करोगे, मतलब अपने सर्च में लगा के, मेरा कहने का मतलब वो सर्च में लगा देना, ऐसा नहीं कि वो 10th क्लास का देने लग जाए, है ना। तो आप वहां से फिल्टर कर लो, आपके टॉप 100, बस 100 एंटोनिम देखने हैं, 100 सिनोनिम देखने हैं, 100 मुहावरे देखने हैं। एक बार में देखने में ज्यादा लग रहा है, पर अगर रोज 30 दिन में डिवाइड कर दोगे तो एक दिन में आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 ही पढ़ना है, जो एक बड़ा डील नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको बता दिया, और अगर कोई टीचर अच्छा है कांटेक्ट में तो फिर वो तो बेस्ट है। ये मैंने विदाउट टीचर का सिस्टम बताया आपको। रही बात मात्रा की, जो देखिए ये तो फिर आप, ये आपके हिंदी वाले टीचर बताएंगे, पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं हिंदी लिखता हूँ और मुझे समझ नहीं आता है कि इस हिंदी के किसी भी पर्टिकुलर चीज में हर्षी होगा या दीर्घी होगा, है ना, तो मैं उस चीज का मन में उसका उच्चारण करता हूँ।
उच्चारण में ही आ जाता है। अगर वो चीज जल्दी खत्म हो जा रही है, शॉर्ट में खत्म हो जा रही है, तो मैं हर्ष यूज करूंगा, चाहे वो ई हो चाहे ऊ हो, मैं हर्ष में यूज करूंगा, यानी ऐसे हर्षी लगाऊंगा या हर्षू यूज करूंगा अगर वो शॉर्ट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, दैविक, दैविक शक्तियां बोलते हैं दैविक। तो दैविक में मैंने दैविक बोला कि दैविक बोला, आप खुद एहसास हो जाएगा। दैविक बोला, मैंने वी पे ज्यादा जोर नहीं दिया, बहुत जल्दी खत्म कर दिया, तो मैं हर्षित दूंगा। अगर मैं यही बोलता दैवी या दैवीक दीर्घ करके, तो मैं दीर्घ लगाता, पर दैवीक तो बोलते नहीं है। तो यहीं से पता चल जाता है कि हर्षी लगेगा कि दीर्घी। बाकी ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये एक दिन में नहीं आएंगी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में आप इंट्रोडक्शन में गलती नहीं कीजिएगा, इंट्रोडक्शन का प्रिपरेशन करके जाइएगा, और इंट्रोडक्शन एक बेटर बना लीजिएगा। रटना होगा कुछ 2-3 लाइन अच्छा रट लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के कुछ वर्ड्स होते हैं वो पता चल जाएंगे दिमाग में। इंट्रोडक्शन में कोशिश कीजिएगा कि ऐसे वर्ड का यूज ना करें जिसका आपको डाउट है स्पेलिंग का, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ देगा ज्यादातर, ठीक है। उसी के बेसिस पे वो माइंडसेट बना लेता है आगे का। तो इंट्रोडक्शन में गलती नहीं कीजिएगा, बाकी बॉडी में गलती चलता है, उतना कोई चेक नहीं करेगा। और अभी 1 महीने में आप अपना मात्रा अच्छा कर भी नहीं सकते हो, ये स्लो डेवलपिंग प्रोसेस है कोई भी भाषा का, चीजों को समझना डीपली। चलिए, अच्छा नेक्स्ट डाउट किसका है? मेरा है सर। वैष्णवी हो गया। आर, बताइए मिस्टर आर, क्या डाउट है आपका? पहले तो आपने जो बताया टॉप 200 फ्रॉम द ब्लैक बुक, तो ये दैट इज एनफ फॉर इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम द एसे एंड लेटर? दिस इज नॉट एनफ, दिस इज द मोस्ट लीस्ट यू नीड टू स्टडी, ठीक है। ओके। इतना आपको करना ही करना है, किस लिए? ताकि आपसे कोई आगे ना चल जाए, टू स्टे इन द कंपटीशन। ये 200 तो करने ही करने हैं। अगर आप, बहुत जरूरी है ये एग्जाम, आपको और ज्यादा करना है, तो मैंने आपको बता ही दिया है, रात का 9 बजे वाला है। क्योंकि मैंने एक्चुअली में क्या किया है, किसी भी बुक में मान लो 1000 ईडियम रहते हैं, 1000 तो कोई नहीं पढ़ सकता है, ना पढ़ता है ना पढ़ेगा, ना पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा, ठीक है। अच्छा। लेकिन इस 200 के अलावा इस 1000 में लगभग 200 ईडियम और हैं जो ब्लैक बुक में नहीं मार्क्ड है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो वो 200 कौन से हैं, वो उसी के लिए मैं आपको रात को 9 बजे करवाता हूँ सेशन, वहां पे आ जाइएगा। और नहीं तो फिर आपको और टीचर पढ़ा रहा है तो वहां से चेक कर लीजिएगा, अगर कोई सोर्स है तो। अच्छा, जीके से मेरा ये था कि जीके जो बैच में है और जो लोग टेस्ट खरीदे हुए हैं, टेस्ट परचेज किए हुए हैं, तो क्या ऐसा है क्या कि जो टेस्ट परचेज किए उनको उनका पीडीएफ अवेलेबल हो जा सकता है, एटलीस्ट करंट अफेयर और कंप्लीट जीके का? देखिए, अगर आपने टेस्ट बैच लिया है तो वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। अगर आपने, हाँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, क्योंकि आपने हमारा कोई बैच लिया है ना, राइट? आप हमसे जुड़े हो, आपने हम पे ट्रस्ट किया है। तो Yes. अगर आप बैच नहीं ले पा रहे हो जीके जीएस का, तो अगर कोई ऐसा होगा इश्यू आपका, तो मैं उस चीज को अपने मद्देनजर में रखते हुए मैं आपको इन दी एंड, एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड जब निकलेगा, मैं आपको सारे पीडीएफ, मेरे ऐप पे जितने बच्चे हैं उनको, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, क्रैकर क्लास पे, सुल्तान सर का क्लास हो, मैं सारे पीडीएफ सबके लिए ओपन कर दूंगा जिन्होंने कोई भी बैच खरीदा हो। लेकिन वो लास्ट में होगा, एट द एंड मोमेंट फॉर रिवीजन। बाकी अगर आपको अभी से करना है तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, 250 रुपए है, 250 रुपए तो इट इज नथिंग, है ना। वो आप लोग एक दिन में उड़ा देते हो। वो सिर्फ मुझे वो करंट अफेयर्स का कंफ्यूजन था, बाकी मैं तो खैर वो स्टैटिक्स और जो पैटर्नल जीके हैं, कन्वेंशनल जीके हैं, वो तो खैर सही है, बट थोड़ा सा करंट अफेयर्स का कंफ्यूजन था, आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर आएगा भी तो किस लेवल का आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, 1 ही 2 नंबर का आएगा, बहुत कम आएगा, लेकिन कंपटीशन है तो मैंने आपको बताया स्मार्टली स्टडी करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 नंबर के लिए पूरी 12,000 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। एक साल में लगभग 12,000 मिनिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, 10,000, तो वो कोई मतलब नहीं है 1 नंबर के लिए उतना पढ़ना। लेकिन कम से कम 200-300 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे साल के घटना में, है ना, जो आपका मुश्किल से 2 या 3 दिन में हो जाएगा, बस 2-3 दिन हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, पूरे साल का हो जाएगा, उतना ही पढ़ना है। अब थोड़ा सा टेस्ट को लेकर मेरा कंफ्यूजन था एक। हाँ बताइए। अभी टेस्ट का आफ्टर रिजल्ट कोई प्लान तो अभी दिखा नहीं है, आप लेकर आएंगे वो? हाँ, प्लानर अभी था ही, तो क्योंकि आपका सेशन तो मैंने आधा घंटा का प्लान किया था, पर अभी 1.5 घंटा हो गया, तो अब सेशन खत्म होगा तो फिर वही करेंगे, आपका प्लानर डाल देंगे। तो इसमें मेरा ये है कि वो वैसे स्टूडेंट्स जिनका मतलब रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सो व्हाट हैव टू डू फॉर देम अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द योर मेंटर? टेस्ट के अलावा आपको मैं क्या क्या करना है बता देता हूँ। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट सबसे पहले तो बहुत लोग मॉक टेस्ट के लिए बहुत बोलते हैं, सर मॉक टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट। अरे मॉक टेस्ट देने से पहले तो होता नहीं है ना,
जो यस स्टूडेंट बोलते हैं, बहुत ज्यादा रश करते हैं कि सर मॉक टेस्ट 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से एग्जाम नहीं निकलता है। मैंने भी एग्जाम दिए, मैंने बिना मॉक टेस्ट दिए बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट मत दो। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपको एक्चुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम को श्योरिटी करने के लिए। तो मॉक टेस्ट का बेस्ट टाइम कब होता है देने का? जब आपने बोला सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनका नहीं है वो पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉक देंगे। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जैसे आपका मिस्टर आर का, वो क्या करेंगे? दे हैव टू रिवाइज द होल सिलेबस, दे हैव टू रिवाइज द होल सिलेबस अगेन एंड अगेन। जितना बार आप कर सकते हो, आप जितनी बार करोगे आपका उतना एश्योरिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे हिस्ट्री है, जीके जीएस उठाया, जीके जीएस में आपने हिस्ट्री उठाया। हिस्ट्री जनरली कोई भी स्टूडेंट या हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं, हमने हिस्ट्री 1 वीक में खत्म किया, पर आपने तो पढ़ रखा है ना पहले, तो आपको तो 1 वीक नहीं चाहिए। आप हिस्ट्री उठाओगे, एंशिएंट हिस्ट्री उठाओगे, एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स रिवाइज करने के लिए 2 घंटे मोर देन एनफ है, आपको पता होगा। 2 घंटे दो, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, ठीक है। फिर 2 घंटे दोगे, आपका मेडिवल खत्म। ऐसे करके 3 दिन में आपने क्या किया? हिस्ट्री खत्म कर दिया, ठीक है। सर बोलोगे सर आपने तो 3 दिन में खत्म करवा दिया, फिर 3 दिन में पॉलिटी खत्म करवा दूंगा, मतलब 1 वीक में तो मैं आपका जीएस कर दूंगा खत्म, फिर इस हिसाब से रिवीजन में। फिर बाकी दिन क्या करोगे? तो ये 2 घंटे जब आप 2-2 घंटे पढ़ोगे ना, इतने सारी चीज रोज, नए नए चीज, तो आप भूलते भी जाओगे। तो फिर अगले वीक जब मैंने आपको ऊपर टाइम टेबल दिखाया था, आप उस पर दोबारा देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया था, पहला वीक फाउंडेशन बेसिक बनाना है, यानी फर्स्ट रीडिंग देना है, 1 चैप्टर 1 दिन, इस टाइप से फॉर मैथ्स। और अगर जीके है तो पूरा एक एंशिएंट हिस्ट्री 1 दिन में, मेडिवल हिस्ट्री अगले दिन, है ना। और जब वीक 2 आएगा तो फिर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को उठाओगे, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री उठाओगे, एंशिएंट हिस्ट्री को 2 दिन दोगे। क्यों? 1 दिन दोबारा रिवाइज करोगे पूरे को, और दूसरे दिन सिर्फ पूरा उसका कम से कम 100-200 मॉक लगाओगे, यानी एमसीक्यू लगाओगे। तो ये वे अपने आप को कैसे बिजी रखना है, मैंने एक जनरल आपको दे दिया, इसी को आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब बताइए क्या डाउट है आपका? ये चीज को ऐसे में इसको कैसे इंक्लूड करें, ये जो आप अभी बताया वो चीज को? ऐसे का मैंने बताया ना आपको, देखिए ना यहाँ पे मैंने देख रखा है, राइट 1 ऐसे। आप पढ़िए, आप इसकी थ्रू गो थ्रू होइए, बड़े सब चीज यहाँ पे बहुत, इन सब चीजों को ध्यान रख के आपके लिए बनाया। जैसे आज एक ऐसे लिख लीजिए आप, है ना, फिर कल एक लेटर लिख लीजिए। तो 30 दिन में आप 15 ऐसे का टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा, 15 ही मेन इंपॉर्टेंट है और 15 लेटर। बाकी आने का तो कुछ भी आएगा, वो आप मेरे लेटर का ऐसे का क्लास देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे 15 ऐसे में आप 45 टॉपिक कवर कर लोगे, ठीक है। और तो यही 15 वो जो यूट्यूब पे जो जिन्होंने पहले नहीं किया है, ये आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक बार ऐसे राइटिंग कर रखा है, ये सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हो। अगर नहीं किया है आज तक कभी भी फ्रेश खुद से लिखना, तो फिर आपको ये अल्टरनेट डे के जगह पे आपको ये डेली करना होगा, यही आपको पर्सनलाइज करना है। फिर आप डेली करोगे, आप रोज ऐसे लेटर लिखोगे, तब आपके 30 ऐसे और 30 लेटर होंगे। क्योंकि स्पीड भी बनाना है, सिर्फ कंटेंट आने से नहीं होगा। टाइम फ्रेम में राइटिंग बनाते हुए, बिना गलती किए हुए, बिना प्रेशर लिए हुए, वो प्रैक्टिस ही आता है। तो प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको आदत बनाना पड़ेगा 2 घंटे रोज बैठ के लिखने का। कुछ भी लिखो, रीजनिंग लिखो, इंग्लिश लिखो, मैथ लिखो, बैठने का पहले आदत बनाओ कि मेरा शरीर 2 घंटे बैठ के, दिमाग का जो एफिशिएंसी, आपने नोटिस किया होगा आप सभी स्टूडेंट ने, कि पहले 1 घंटे तो बड़ी एफिशिएंसी रहती है दिमाग की, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा जल्दी जल्दी बनता है और बहुत ही एनर्जेटिक रहता है। लास्ट के आधे घंटे में बहुत प्रेशर आ जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, और जब वो घर जाके देखते हो तो बोलते हो अरे ये क्या कर दिया मैंने, सिली मिस्टेक। इसका कारण होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपकी आदत, इंसान का एक शरीर है, आपके दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं 2 घंटा बैठ के पढ़ पाऊं 100% एफिशिएंसी के साथ। तो घर पे ये रूटीन बनाए। यस, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि टेस्ट, मॉक टेस्ट अगर लगाना और चाहें अपार्ट फ्रॉम योर मेंटर, तो बिल्कुल हमें लगाइए। मैं मेरा मॉक टेस्ट लगाने से सिर्फ नहीं हो, मॉक तो जितना लगाइएगा उतना अच्छा है। अगर आपको तो सब हो गया है ना, तो मैं मार्केट तो में आपको तो ज्यादा मॉक नहीं मार्केट दूंगा। यस 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 मार्केट में ऐसा है कि कई सारे, मतलब उसमें बहुत सारे गलती होते हैं। तो कुड यू सजेस्ट देखिए, एनीवन 2 चीज मोर बताऊंगा इस बात में मैं आपको। पहली बात कि जब आपने मेरा सारा मॉक लगा लिया, आपने सब पढ़ लिया, तो आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आप कोई भी मॉक में देख लोगे क्या सही गलत था, आपको पता चल जाएगा। स्किप कर दो ना, आपको पता है नहीं है, आपके में कंटेंट परफेक्ट नहीं है, क्या कर सकते हो। तो यस आप यस स्किप कर दो उस क्वेश्चन को, जो उसमें काम का है उसी को अटेम्प्ट करो। अगर परफेक्ट होता, 1 सेकंड सादिक जी, जस्ट अ सेक, अगर परफेक्ट होता तो मैं आपको वो चीज दे देता, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम। सादिक खान जी बताइए।
सॉरी आपको वेट कराने के लिए, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है जी। कि कुछ लेटर ऐसा है जो सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है, कुछ लेटर ऐसा है जो डायरेक्ट डेट से या रिसीवर्स एड्रेस से शुरू होता है, ये कैसे पता करेंगे? ये मतलब कहाँ से होने लग गया? लेटर का तो एक ही फॉर्मेट है, किसने बताया आपको ये सारी चीजें? नहीं, बहुत सारा कुछ लेटर मैंने, जैसे एप्लीकेशन देना है स्कूल में, कॉलेज में, वहां से डेट से शुरू होता है और फिर फॉर्मल लेटर का ही बता रहा हूँ। वो सारा भूल जाइए, वो सब जो आपने पहले पढ़ा, स्कूल में पढ़ा या ट्रेडिशनल पढ़ा पहले, वो सारे भूल जाइए। या फिर डायरेक्ट, सुनिए ना सर, डायरेक्ट या ये थाना में देना है पुलिस को, तो वहां पर भी डेट से ही शुरू होता है। वही मैं बता रहा हूँ सादिक जी, लेटर। नहीं करना है वो। आपको प्रैक्टिकल जिंदगी भूल जाओ, है ना। आप एग्जाम दे रहे हो, राइट? क्यों दे रहे हो एग्जाम? आप एग्जाम दे रहे हो मार्क्स स्कोर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपको फॉर्मल लेटर है या कोई भी, सिर्फ फॉर्मल लेटर नहीं, आप ऐसे लिख रहे हो, आपने ऐसे बहुत भिन्न प्रकार के लिखे होंगे, आपने कई तरीकों से लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट सर कौन सा फॉलो करें? फॉर्मेट अलग अलग जगह अलग अलग रहते हैं, तो फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड, वो फॉलो करना है। स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि भारत सरकार का बोर्ड है सीबीएसई, जो 10वीं 12वीं उसके पहले बच्चों को ऐसे वैसे का उसके सिलेबस में है, उसने ऐसे का लेटर का एक रिवाइज कर रखा है ऑलरेडी फॉर्मेट। वही फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। मैं या आप अपने मन से एडिटिंग नहीं करेंगे। बाकी एडिटिंग दुनिया में लिखने का बहुत प्रकार है। लेटर कोई लोग डेट इस, बहुत लोग आप थाने में जाओगे डेट यहाँ से लिखते हैं, कोई लोग डेट यहाँ से लिखते हैं। इसका कोई रूल थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि आप थाने में डेट यहाँ से लिखने की जगह यहाँ लिखोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फॉर्मेट तो ऐसा लेफ्ट साइड से ही पूरा सब कुछ लिखना है, वो पता है, लेकिन आप राइट कहीं कहीं आप राइट से भी लोग लिखते हैं अभी भी, जी ठीक है, अभी भी लिखते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से मत रिलेट कीजिए। एक स्टैंडर्ड है, वो फॉर्मेट ऑलरेडी आपको दिया गया है। अगर नहीं है आपके पास फॉर्मेट तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फॉर्मेट आपको पिन करके दिलवा दूंगा या किसी पार्टनर से मांग लीजिएगा। एक फिक्स फॉर्मेट है, चाहे वो प्रिंसिपल को हो, चाहे वो एडिटर को हो, चाहे वो राष्ट्रपति को हो, चाहे वो पुलिस को हो, किसी को भी हो, एक ही फॉर्मेट है। सर एक और क्वेश्चन है जी बताइए। ये कोट्स एस्से लिखते समय कोट्स जो है वो कंक्लूजन के बाद देना है या इंट्रोडक्शन से पहले देना है या बीच बॉडी में देना है? देखिए कोटेशन जो है ना, इन जनरल या तो फर्स्ट में देते हैं। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। कोई भी प्रोवर्ब, सेइंग, फेमस सेइंग, कुछ भी, या आपको ही आप अपना ही बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप किसी का छापो, आप अपना भी बना के लिख सकते हो, है ना। और किसी और का लिखोगे तो उसका नाम लिखना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सर नाम लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहला तो जरूरी नहीं है, और अगर लिखना है, याद नहीं है, लिख दो ना यार, किसी को नहीं पता है, लिख दो डीवी एविलियर्स, कुछ भी लिख दो यार, अंग्रेज का नाम को। तुम्हारा वो हिंदी वाला या इंग्लिश टीचर को क्या पता है कि वो कौन, किसने क्या वाक्य लिखा है? किसी को दुनिया में नहीं पता है, ठीक है। लेकिन कोई कॉमन फेमस प्रोवर्ब का गलत मत लिख देना। जैसे डू और डाई सबको पता है, महात्मा गांधी ने बोला, है ना। अब उस पर गलत लिखोगे तो पकड़ा जाओगे। तो अपना अपना है, कुछ भी लिख दो, और कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस का टेस्ट नहीं है। कोटेशन आप एडिशनल लिख रहे हो एग्जामिनर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो या तो आप उसको फर्स्ट बाय रूल या तो फर्स्ट में लिखते हैं या लास्ट में लिखते हैं, बीच में नहीं लिखते हैं। तो या तो आप फर्स्ट में लिखोगे या इन दी एंड लिखोगे। नाउ द थिंग इज कहाँ लिखें? तो क्योंकि आप लिख क्यों रहे हो? एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट में सबसे ऊपर लिखना है, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पहले ही बन जाए और वो आपके आगे की गलतियों को वो ना देख पाए, उसका माइंडसेट एक बन जाए और आपको ज्यादा नंबर दे दे। अच्छा सर, कोटेशन से, हेलो जी जी बोलिए। जो कोटेशन जो देंगे, कोट जो करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन में या बॉडी में? नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है। वो सुप्रीम कोर्ट या जो सिविल सर्विस में वहाँ पे 500, 800, 1500 शब्द में लिखते हैं, वहां करते हैं। यहाँ तो आपके पास शब्द ही कहाँ है? आप फैक्ट लिखने के लिए 150 शब्द नहीं है, कोटेशन कहाँ एक्सप्लेन कीजिएगा? इसको स्किप कर दीजिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन भी देना है क्या? मतलब मान लीजिए नहीं बिल्कुल नहीं। वो सब तब करते हैं जब 400, 500, 600, 700 शब्द का होता है। आपके पास 150 शब्द हैं, उतना उसका कुछ नहीं करना है। मैंने आपको दे रखा है ना इंट्रोडक्शन, आप ऐसे वाला क्लास कर लीजिए। अभी मैं डीप में ऐसे के रूल नहीं बता सकता हूँ, और भी स्टूडेंट वेटिंग में है। आप ऐसे का वीडियो देख लीजिए एक बार यूट्यूब पे, मैंने ये चीजें बता रखी है। उसको देखने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। और कोई डाउट सादिक खान जी इसके अलावा? नहीं ऐसा आप नहीं है, बस वही जीके का कुछ कर दीजिएगा सर जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, और स्पेशली हेलो
जी जी बताइए। स्पेशली बिहार सिविल कोड के लिए जीके का कुछ मिसलेनियस एक पीडीएफ बना दीजिएगा, रिक्वेस्ट है सर। सादिक जी सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। जीके जी इस बैच में जो है निश्चिंत रहिए, सब मैं वो आप मेरा टेंशन है, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसा और कर लोगों को दीजिएगा। टाइम दे थैंक यू दीजिए, सर। और भी लोग हैं, ठीक ठीक है है। सर, थैंक ठीक यू है, थैंक सादिक यू जी। सर। ओके नेक्स्ट कौन है हमारे? सोनी कुमार, आबिद जी का तो हो गया था, सोनी कुमारी जी। आबिद जी कुछ और भी डाउट है तो लास्ट में आप पूछिएगा, ठीक है। आपका एक बार बारी हो चुका है, आप लास्ट तक अगर वेट कर सकते हैं तो पूछिएगा। सोनी कुमारी जी डाउट पूछिए, और अभी से जितने स्टूडेंट बच गए हैं वो एक बार में अपना सारा डाउट पूछ लीजिए, मैं एक ही बार में सारा आंसर बता दूंगा। अपने सारे क्वेश्चन एक बार में बता दीजिए पहले। बताइए सोनी कुमारी जी। हाँ सर, थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम था तो वो आप बोले कि क्लास के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जी और थोड़ा दिक्कत कंप्यूटर में आ रहा था, ऐसे एब्रीविएशन में दिक्कत नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में लगता है कि कहीं 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं बना तो उसके लिए आप बोले कंप्यूटर तो। का मैं थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवा दूंगा। और बताइए। हाँ ओके सर। और बस एक चीज़ पूछना था, वो जीके जीएस में जो पहले से पढ़ा हुआ है, जिसका सारा सिलेबस जीके जीएस का हो गया है, वो सिविल कोड के अकॉर्डिंग उसको क्या पढ़ना चाहिए? मीन्स उसी के लिए तो जैसे जीके जीएस का क्रैश कोर्स निकाल रखा है, वही वाला तो है क्रैश कोर्स। पूरा जीके थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें, एक महीने में जीके हो सकता है या कभी कंप्लीट? करंट अफेयर भी पढ़ा दूं मैं, साइंस भी पढ़ा दूं, ज्योग्राफी भी पढ़ा दूं, हिस्ट्री भी पढ़ा दूं, संभव ही नहीं है। मैं तो वही करवा रहा हूँ जिसने पढ़ रखा है, उसी के लिए वो जीके जीएस क्रैश कोर्स है। एग्जैक्टली आपको मैं रिवाइज करा दूं वही चीज जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने का, बस वही है एक महीने का कोर्स। और अब तो एक महीने भी नहीं है, मान के चलो हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 से 25 दिन में खत्म कर दें, क्योंकि 5 दिन आपको फ्री भी देना है ना। लास्ट दिन तक तो मैं क्लास करवाऊंगा नहीं एग्जाम के। हाँ सर। और कोई डाउट है सोनी जी आपका? नहीं सर। ओके सोनी जी, थैंक यू। बताइए नेक्स्ट सादिक अनवर जी, प्लीज लेट मी नो योर डाउट। माइक ऑन कीजिए। जी सर, ये पूछना था कि जैसे कि लेटर में आप बताए थे कि 2 लगाना कंपलसरी है, नहीं नहीं नहीं, मैंने और कंपलसरी कब बोला? ये तुम ऐसे मेरे में अकॉर्डिंग टू बिहार के हिसाब से। देखो, कंपलसरी नहीं है वो। मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने एक मानसिकता बताई थी। चीजों को अनर्थ को अनर्थ मत कर दो। 2 लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई फॉर्मेट में 2 होता भी है, नहीं भी होता है। 2 का रिलेवेंस क्या है मैं ये बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जो फॉर्मेट है ना, सभी लोगों को नहीं पता है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं कि ऊपर में रिसीवर से एड्रेस होता है। अब कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे तुमने ऊपर 2 एड्रेस लिख दिए बैक टू बैक, इसमें मेरा एड्रेस कौन है, तुम्हारा एड्रेस कौन है? समझ रहे हो बात? तो इस चीज के लिए हम ऊपर जैसे लिखे, तो अगर हमने एक में 2 लिख दिया तो क्लियर हो जाता है कि इसको हम लिख रहे हैं। आपका मन है तो आप यहाँ पे फ्रॉम भी लिख सकते हो, कोई नंबर थोड़ी कट जाएंगे आपके, बिल्कुल नहीं कटेंगे, है ना। आप यहाँ फ्रॉम भी लिख सकते हो, आप यहाँ 2 भी लिख सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। बट अगर आप नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। बट मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि कॉपी बिहार में चेक होगा, तो बिहार में जनरली लोगों का एक है ना प्रचलन होता है कि वो सेवा में जो है लिखते ही, क्योंकि हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो इंग्लिश में भी वो 2 लिखते ही हैं, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे सरकार के एजेंसियों में, बैंकों में जब आप फॉर्म जाओगे तो आपके एड्रेस में कुछ फॉर्म नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ एड्रेस रहेगा, लेकिन जिसको लिखते हैं उसमें 2 रहता ही रहता है। ये मैं आपको सरकारी ऑफिस का बता रहा हूं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आप 2 लिखो नहीं लिखो नंबर मिलेगा। पर मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप लिखो, ये बेहतर है। नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे पूछिए अब। थैंक यू सर। ओके सादिक जी। ओके नेक्स्ट डाउट किसका है? चंद्र प्रकाश जी, बताइए चंद्र प्रकाश जी क्या डाउट है आपका? जी नमस्ते सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसा कि आपने बताया जीके जीएस का, तो मैंने तो अभी बैच जस्ट अभी 2 मिनट पहले परचेज ही किया है। ठीक है। तो क्या, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ तो मुझे टाइम बहुत ही कम मिल पाता है सर, तो क्या वो रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल रहेगा ऐप पे? बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, सारे जितने भी लाइव अभी हुए हैं, जो 1 वीक या 2 वीक जो हिस्ट्री हुआ है, ज्यादा नहीं अभी पढ़ाया है, क्योंकि स्लो ही पढ़ा रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे रिजल्ट के बाद, इसीलिए मैंने चीजों को स्लो रखी थी कि ज्यादा ना पढ़ा दूं मैं। तो आप वो इजिली कवर कर लोगे, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। और बाकी कल से लाइव सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लाइव में इंटरेक्शन रहता है, आपको चीजें याद होती है। तो कल से लाइव चलेगा, और अगर आपका लाइव के टाइम पे काम है तो कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन कर लीजिए, है ना, कैसे भी कर सकते हैं, लाइव और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल रहेगा। और सर एक चीज और, ये चीज जैसे आपने जो भी 26 या 25 टॉपिक्स दिए थे ऐसे में इंग्लिश के लेकर के, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है सर कि हर टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होना। तो कहीं ना कहीं हम सोर्स से मतलब नोट डाउन कर रहे हैं,
तो फिर ये एग्जाम में फिर ये कैसे हम कर पाए सर कि एग्जाम में हम ये टॉपिक्स के बारे में अच्छे से मैं बताता हूँ कैसे याद रहे। देखिए इसीलिए तो मैंने की पॉइंट दिया है आपको। की पॉइंट क्यों दिया? ऐसे कितने का होता है? 150 शब्द का होता है। 150 बिल्कुल शब्द सर। अगर मैं आपको बोलूं 25 ऐसे का, कुछ भी याद नहीं होगा, राइट? बट मैंने क्या किया, मैंने आपको इन्हीं 25 ऐसे का, इस 150 को मैंने आपको 40 to 50 वर्ड्स में की पॉइंट बना दिया, एग्जैक्टली जो उसके फैक्ट है, ठीक है? इस 40 to 50 कीवर्ड्स का करके जब आप 40 से 50 इन 25-25 का करोगे तो ये एक पॉसिबल हो जाता है। एक दिन में नहीं होगा। 25 टॉपिक हैं, 1 महीना है आपके पास, कैसे करोगे? पहला वीक, फर्स्ट वीक बनाया है मैंने, क्या करोगे पहले वीक में? पहले वीक में आप 2500 टॉपिक के पहले तो की पॉइंट अपने कॉपी में लिखोगे, क्योंकि रिटन एग्जाम है, लिखो, हैबिट बनाओ, ठीक है? वो मेमोरी में जाता है। 25 टॉपिक के की पॉइंट को मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने से लिखो, क्योंकि भविष्य में और भी एग्जाम दोगे, ऐसे बहुत एग्जाम में होता है। और ये टॉपिक ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल कोर्ट में इंपॉर्टेंट है, कल को अगर आप कोई और भी एग्जाम देने जाते हो तो वहां भी इंपॉर्टेंट है। तो की पॉइंट लिखिए, उसको लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो पहला वीक जो है ना, पहला वीक आप की पॉइंट देख के लिखो, ठीक है? पहले की पॉइंट लिख लो, फिर इस की पॉइंट को, एक सेकेंड सॉरी, इस की पॉइंट को, जो की पॉइंट है आपका, मैं एक स्क्रीन ब्लैंक ले आता हूं नीचे। आप पहले तो की पॉइंट देख के लिखिए, और उसके बाद फर्स्ट वीक का बता रहा हूं मैं, वीक 1 का ये। तो सिर्फ की पॉइंट छाप रहे हो आप, देख के पढ़ लिया पहले, मेरा क्लास देखा होगा यूट्यूब पे तो ऐसे दिमाग में आधा सेट हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। और अगर नहीं देखा तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। तो एक बार चैनल में वीडियो देख लो, फिर खुद से की पॉइंट कॉपी निकालो, उसको लिख लो। इससे क्या हो गया, आपका 80% याद हो गया की पॉइंट, ठीक है? वो आपको पता नहीं चलेगा, वो दिमाग में सेट हो जाता है। उसके बाद आप इसी की पॉइंट को देख के, जो आपने लिखा, मेरे पीडीएफ को नहीं, अपने की पॉइंट को देख के आप ऐसे लिखिए, टाइम फ्रेम करके, कि मैं कितने टाइम में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? उसके बाद आप देखिए कि क्या बेटरमेंट है, कहाँ गलतियां आ रही है, क्या है। ये आपको वीक 1 में 25 टॉपिक खत्म करना है। तो मान लो 24 टॉपिक है या 25 टॉपिक है, तो अगर 7 दिन में आप कर रहे हो तो पर दिन आप मान के चलो कि अगर 2-3 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक पर दिन, तो बड़ी बात नहीं है। 40 लाइन है, 3 टॉपिक में 120 लाइन हो जाएंगे। 120 लाइन लिख के ऑब्जर्व करना एक दिन में कुछ भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, वो कर लोगे। उसके बाद अपना ऐसे बैठ के लिखोगे, जो बाकी टाइम बच गया पढ़ाई के टाइम पे। तो ये आप पहले वीक में कर लो, देख के लिख लो। उसके बाद जब वीक 2 आएगा तो बस अब आप डिवाइड कर देना, आप हर दिन सिर्फ 2 या 1 टॉपिक पे, डिपेंड करता है कि आप बाकी टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हो, लेकिन मिनिमम 1 तो रखोगे ही। 1 टॉपिक को वीक 2 में, जब दूसरे सप्ताह आ जाएगा, 1 टॉपिक के की पॉइंट पहले आप पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद कॉपी बंद कर देना, और फिर आप की पॉइंट लिखोगे खुद से, कॉपी में बिना देखे। अभी आपने की पॉइंट देख के लिखा और उस की पॉइंट से ऐसे लिखा। अब आप की पॉइंट एक बार पढ़ लोगे अपने नोट से, और फिर दोबारा की पॉइंट लिखोगे, और फिर इस की पॉइंट को देख के अब दोबारा ऐसे लिखोगे। समझ गए बात? ये कब करोगे? वीक 2 में करोगे। तो वीक 2 में जब ऐसे आप करोगे ना, तो आपका मान के चलो 1 या 2 टॉपिक, क्योंकि एक टॉपिक में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, एक ऐसे लिखने में 10 मिनट लगते हैं, तो कम से कम यार आधा घंटा तो पढ़ोगे ही में ऐसे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 टॉपिक को आप मिनिमम करोगे। तो 2 टॉपिक करते हो तो 25 टॉपिक कंप्लीट करने में आपको लगभग 12 दिन लग जाएंगे, 12 डेज। चलो 2 दिन और ले लेते हैं कि थोड़ा सा स्लो किया आपने, किसी दिन मिस हो गया, तो 14 दिन लग गए, यानी 2 सप्ताह आपका लग गया। तो 1 वीक आपने बेस बनाया, 2 वीक आपने प्रैक्टिस की, और तीसरे वीक में आपको अब वही चीज, वही एसओ को बिना की पॉइंट देखे, बिना कुछ देखे, कुछ नहीं देखना है, और आप बनाना, आपका बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है बात? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही मैं सोच रहा था। मैं इसी चीज को लेकर कंफ्यूज इतना था सर, ये चीज मुझे आपके सामने रखनी थी सर। मैं क्या ऐसे अब ये कर रहा हूँ मैं सर, ये जो आपने बताया ना, ये सेम चीज मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये मैं ही कर रहा हूँ? कर रहे हो तो ये परफेक्ट है। ये सेम चीज मैं कर रहा हूँ सर, और ये दोनों में कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है, ओके, बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, वेरी गुड। और बताइए, कुछ और आपका कंफ्यूजन रह गया है तो? नहीं, बाकी होगा तो फिर मैं पर्सनली मैसेज करके आपसे पूछूंगा, क्योंकि और भी टाइम देना है सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, ओके। चलिए सोनू कुमार जी, प्लीज लेट मी नो योर डाउट। क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो सर। नीरज उपाध्याय जी, सोनू कुमार जी, हाँ सोनू कुमार जी बताइए। जी सोनू कुमार जी बताइए।
किसी ने मुझे लिंक भेजा था यहाँ जुड़ने के लिए। जी जी बताइए। तो बोल रहे थे सर कि आपसे हम यहाँ कैसे जुड़ पाएंगे, कि किसी ने लिंक भेज दिया था कि ज्वाइन हो जाने के लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब तो आप यूज करते ही होंगे, है ना? हाँ सर। आप यूट्यूब पे जाइएगा, ठीक है? यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा शंकर सर फॉर सरकारी एग्जाम, बस इतना लिखिएगा, सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। मैं क्योंकि सिर्फ कोर्ट को ही पढ़ाता हूँ और कोई एग्जाम का पढ़ाता ही नहीं हूँ। आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल में कोई भी वीडियो खोलिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है? ठीक है सर। उस लिंक से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे वहां पे अपडेट आते हैं, बैच वैच। और अगर आपको और भी डायरेक्ट चाहिए ऐप का एक्सेस, तो आप प्ले स्टोर पे जाना, गूगल प्ले स्टोर, जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा क्रैकर क्लासेस, ऐसे लिखिएगा आप, स्पेलिंग मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है। आपको ऐप मिल जाएगा, एक ही ऐप है, सबसे ऊपर मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको दिख जाएगा कौन कौन से बैचेस हैं, इसमें चैट सेक्शन है, कोई भी दिक्कत हो चैट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपका वहां पे रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है? और जो बैच लेना हो बैच परचेज भी कर सकते हैं, और जो फ्री वाला ऊपर चलेगा। और अगर आपने लेट से ज्वाइन किया है तो इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? तो ये जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पे इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा, तो आप पूरा शुरू से डिटेल में देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ आ जाएगी। इसके अलावा कोई दिक्कत है सोनू कुमार जी, बताइए। हाँ सर, बोल रहे थे हिंदी लेटर ऐसे में जी जी बताइए। वर्ड जो है हमसे थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, वर्ड लिमिट क्रॉस हो जा रहा है। हाँ सर। ये सिर्फ हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश दोनों में हो रहा है? नहीं, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है सोच कर लिखने में। हाँ कोई बात नहीं, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, शुरू में सबको लगता है टाइम। जब आप 20 से 30 लेटर लिख लोगे सोच सोच के, तो उसके बाद जब टॉपिक फिक्स है ना, 20 टॉपिक पे लिख दिया, तो फिर कुछ नया नहीं आने वाला है। बस उसके बाद आपको जो भी आप लिख के देखना, आप ये करना, 20-30 टॉपिक लिख लेना खुद से, सोच कितना समय लग रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका स्पीड बन जाएगा, है ना? वो प्रैक्टिस वाली चीज है। और क्या पूछा था आपने क्वेश्चन, और क्या बोला था? हिंदी वाला। हिंदी में जो आपका लंबा हो रहा है ना, ज्यादा जा रहा है, तो ये इसलिए जा रहा है क्योंकि आप शॉर्ट वे में लिख नहीं रहे हो। तो आपको बस एक जरूरत है मॉडल आंसर का। आपको अगर मैं दिखा दूंगा कि कैसे उसी टॉपिक को, उसी क्वेश्चन को 100 शब्दों में कंप्लीट करूं, है ना, सारे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, तो आप फिर लिख लोगे। तो आपको रेफरेंस की जरूरत है, तो आप रेफरेंस ले लीजिए। रेफरेंस कैसे लीजिएगा? आप चैनल पर जुड़ जाइए, हमारे सारे स्टूडेंट लोग वहां पर हैं, सबके पास पीडीएफ है, हमने पीडीएफ अपलोड कर रखा है। अगर नहीं मिलेगा तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे दिलवा दूंगा। सर जैसे बोल रहे थे कि 150 शब्द में है, तो प्लस माइनस तो कुछ वर्ड्स हो सकते हैं ना? जैसे मेरा 180-90 पहुंच जाता है। देखिए 150 में माइनस मत कीजिएगा, क्योंकि 150 ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है? कोई भी एग्जाम में ऐसे जो है 400 से लेके 1500 शब्द तक आता है इन जनरल, ये होता है ऐसे। 150 शब्द में तो ऐसे होता ही नहीं है, पर क्योंकि अब हमारे एग्जाम में 150 शब्द का ही है, तो कम तो हम कर ही नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा कम तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। आपको दिक्कत, अगर आपको फैक्ट पता है उस टॉपिक के बारे में, तो आप नहीं चाह के भी आप 150 पार कर दोगे, आप 200 पहुंच जाओगे। तो कम का तो सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है कि मैं कितने एक लिमिट तक बढ़ सकता हूं। तो आप +20 to 30 वर्ड्स तक बढ़ सकते हो, यानी 180 तक जा सकते हो, दिक्कत नहीं है। 180 क्रॉस मत करना, ठीक है? मेरा लगभग 200 हो जा रहा है सर। थोड़ा सा कम कीजिए, 200 थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। देखिए 200 लिखने में नंबर नहीं कटेंगे, एक बात को समझिए मेरी, 200 लिखने पे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? नंबर कटेंगे जब आप 250 लिख दोगे या 220 लिख दोगे, तो नंबर कटेंगे एक्स्ट्रा के। लेकिन 200, 180 में या 200 में कट भी सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है, लेकिन जनरली नहीं कटेंगे। पर आपको दिक्कत होगी, आप खुद सोचो, आपने 2 ऐसे लिखा 150 शब्द का, पर आपने उसको 200 शब्दों में लिखा, तो आपने कितना कर दिया? आपने 100 शब्द ज्यादा लिखे, राइट? आपने लिख दिए। अभी बताओ, ये मैथ में 100 शब्द में आप पूरा मैथ खत्म कर लोगे 10 नंबर सॉरी, मैथ और रीजनिंग इन 100 शब्दों में। अगर वहां टाइम कम हो जाएगा इस 100 शब्द के कारण, और आप अगर मैथ का एक भी क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में छूट जाता है, तो क्या आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने ऊपर लिमिट रखो, उतना ही लिखो कि मुझे नंबर फुल में फुल आ जाए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नॉलेज ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट है सोनू जी आपका? नहीं सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। नीरज जी लास्ट, हमारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बताइए नीरज जी, उपाध्याय जी, क्या डाउट है आपका? सर मेरा एसए के रिगार्डिंग डाउट है जी। हिंदी और इंग्लिश दोनों एसए के रिगार्डिंग है सर। ये जो हम लोग एसए में जो टॉपिक मेंशन करते हैं सर, और जो हेडिंग मेंशन करते हैं, तो क्या सर वो वर्ड लिमिट में वो भी काउंट होता है क्या? और जो उसको हेडिंग skip कर लिखते हो, सकते हैं टॉपिक सर? लिखते हो, वो बोल रहे हो क्या? हाँ सर, उसी के लिए बात कर। नहीं नहीं, हेडिंग नहीं काउंट करते, हेडिंग के बाद से काउंट करते हैं। अच्छा, और सर इसी के रिगार्डिंग एक और है कि एसए का जो आप बतलाते हैं कि जैसे इंट्रो हमको देना है, जैसे ओमेन इंपॉर्टमेंट हो गया, तो उसका बेसिक से ओमेन इंपॉर्टमेंट का डिफाइन करना है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग बॉडी में लिखना है। आपका वॉइस में समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार फिर से बोलिएगा थोड़ा जोर से। सर हम कह रहे हैं ये आपसे कि जैसे हम लोग इंट्रो एसए का इंट्रो देते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंट्रो में जैसे कि फुल्ली उसको डिफाइन करना जरूरी है, जैसे कि ओमेन इंपावरमेंट में आप बतलाते हैं कि ओमेन इंपावरमेंट क्या होता है, पहले ये लिखना है, उसके बाद बॉडी पार्ट में आप उसके रिगार्डिंग ये डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है। अगर कोई टॉपिक बहुत ही साधारण टॉपिक है, जैसे बेरोजगारी, ठीक है, अभी बेरोजगारी मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट दिखने में साधारण है, लेकिन उसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट पे मीनिंग होते हैं, तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है, एक सुन लीजिए एक मिनट, अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है आपके पास, मान लीजिए बहुत बेसिक है, जैसे कोई टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, मोरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स लाइफ, है ना। तो मोरल वैल्यूज तो इंग्लिश का वर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं, तो अब आप मोरल वैल्यूज का तो डेफिनेशन नहीं लिखोगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या, आप जो मैंने वीडियो डाला है उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने उसमें बताया है कि कब डेफिनेशन देना है और कब नहीं देना है और क्यों जरूरी है। अब बताइए। हाँ सर, मैं ये आपसे बोल रहा था कि जैसे कि ये ओमेन एम्प्लॉयमेंट हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इसको जैसे कि मैं इंट्रो ये कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में दे सकता हूँ। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देके आर्टिकल मेंशन कर रहे हो तो ये एक प्लस पॉइंट है सर। तो मतलब उसको जैसे यहाँ पे उसकी डिफिनेशन को स्किप करना होगा ना, जैसे कि ओमेन एम्प्लॉयमेंट है तो क्यों स्किप कीजिएगा? आप मेरी बात बताइए, क्यों स्किप कीजिएगा? सर मैं इसलिए आपको ये लग रहा है कि इंट्रोडक्शन लंबा हो जाएगा, ये लग रहा है आपको? हाँ सर, ये लग रहा है। ठीक है, मैं अभी आपके ही इस टॉपिक को मैंने नोट कर लिया है। अभी जो मैं आपके अगले क्लास में, यानी जो कल मैं ऐसे करवाऊंगा, जो भी टॉपिक होगा कल का, ठीक है, उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो भी उसका आर्टिकल आ रहा होगा संवैधानिक तौर पे, मैं उसको भी कवर कर दूंगा और उसका इंट्रो भी दे दूंगा और उसको एक उसका कॉन्टेक्स्ट भी दे दूंगा कि क्यों जरूरी है, मैं तीनों बता दूंगा। और आपका इंट्रोडक्शन मात्र 20 से 30 शब्द का ही होगा, ठीक है। मैं वो कला बता दूंगा कैसे करते हैं कम शब्दों में हर चीज को मेंशन। अब बताइए क्या डाउट है आपका? सर मेरा डाउट यही है अभी कि जैसे रामांशु सर का जो मैं क्लास देखता हूँ, तो उनका कहना होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दीजिए स्टार्टिंग में, कि जैसे कॉमन इंपॉर्टमेंट हो गया तो आर्टिकल ये ये जो फंडामेंटल जो हम लोग का राइट, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपके बात, आप बताइए आगे। हाँ सर, तो वहीं पे फंडामेंटल राइट में आपका मतलब आर्टिकल 14 हो गया, 16 हो गया, आप दीजिए कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। उसके बाद मतलब आप बाकी उनके लिए जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है वो आप अपने हिस्से में मेंशन कीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए क्या कर रही है आप वो सब मेंशन कीजिए। ये सारे इंट्रोडक्शन में करने बोला है? नहीं सर, इंट्रो में नहीं करने के लिए बोला। इंट्रो में जैसे मैं आपको तो बॉडी में तो करना ही है, मैं आपको बताइए, बिल्कुल कीजिए, बॉडी में वो सब कीजिए। देखिए मैंने जो आपको की पॉइंट दिया तो बेसिक है, अगर मैं आपको की पॉइंट में सब कुछ हार्ड दे दूं कि ऐसा लगे कि आपको मैंने की पॉइंट ऐसे का नहीं जीके जीएस का दे दिया है, तो आप नहीं याद कर पाओगे ना। टॉपिक भी देखो 25 टॉपिक है, अगर मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाता हूँ कोई फायदा नहीं। देखो आप मेरी बात समझो, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। अभी आप 25 टॉपिक के, अगर आप एक टॉपिक का अगर आप 5-5, 10-10 भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद करते हो ओवर, ठीक है, तो 25 टॉपिक में कितने पॉइंट हो जाएंगे? 75 से 100 पॉइंट हो जाएंगे। एक यूनिक चीज 75 से 100 चीज हो जाएंगे फैक्ट। अच्छा, इतना करने के बदले में फर्क क्या मिलेगा? बस आधा या 1 नंबर का अंतर आएगा पूरे 100 नंबर में। समझ गए बात?
तो क्या आप 100 नंबर में एक या आधा नंबर के लिए, वो भी श्योर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों को बराबर मिलेगा, बॉडी वॉडी कोई उतना डीप में नहीं पड़ता है, पर अगर पढ़ भी लिया तो आधा या 1 नंबर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो आपको की पॉइंट दिया है वो भी टू द पॉइंट फैक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा अगर बेनिफिट हो सकता है तो उसके लिए इतना पढ़ना मैं आधा और पढ़ूं, ये चीज डिपेंड करता है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, ज्यादा नहीं करना है। जो चीज का याद है मेंशन कर दो। अगर मुझे याद है कि वुमेन एम्पावरमेंट का आर्टिकल कौन सा लिंक्ड है तो मैं लिखूंगा, अगर मुझे नहीं याद है संविधान तो मैं नहीं लिखूंगा, ना ही मैं इस 1 महीने में याद करने जाऊंगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये डिफिनीशन को साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों को मतलब ये मेंशन करना होगा डिफिनीशन में? मैं तो कहूंगा डेफिनेशन, देखिए अभी थोड़ा सा हम ऐसे पे अगर डिटेल जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे के बारे में तो मैं करवाऊंगा ही ना आपका कल क्लास, राइट, लाइव चलेगा, आप वहां पे मैं पढ़ाऊंगा, आप राइट पढ़िएगा, तो मैं ऐसे का एग्जांपल देके बताऊंगा तो समझ पाएंगे। अभी मैं बोलूंगा तो आप उस चीज को उतना नहीं ग्रैस्प कर पाएंगे। तो इस आपकी पॉइंट मैंने नोट कर लिया है, आप कल लाइव में आइए ऐसे की क्लास में, ठीक है, और आप जो है ऐसे चीज को बताइएगा, मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है नीरज जी किसी भी और चीज में आपका तो बताइए। थैंक यू सर। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सादिक अनवर जी, थैंक यू मेरे दिल की बात कहने के लिए। तो सेशन एंड करते हैं। आप सभी का मैंने एक एक पर्सनल डाउट लिया है ताकि मुझे हर किसी का पर्सनल मैसेज नहीं देखना पड़े, और आशा करता हूं कि सबका कवर हो गया होगा। जिन्होंने भी लेट से ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे,